गैरसैंण को लेके आप दोनों का क्या रुख है? मेरा ये मानना है कि जब एक पहाड़ी राज्य है, अगर पहाड़ में कैपिटल होगी तो पहाड़ का दर्द समझा जाएगा। मैं दिल्ली में बैठ के पहाड़ का दर्द नहीं समझ सकती कि गैरसैंण ज्योग्राफिकली भी उत्तराखंड के सेंटर में है। टोटली एग्रीड कि गैरसैंण से ही अगर ये बोल्ड चॉइस उत्तराखंड 2000 में ही ले लेता तो शायद हमारा प्रदेश आज बेहतर होता। जोशीमठ जो लैंड सब्सिडियंस हुआ था, स्निग्धा जरा ये बताइए कि हमने उससे कुछ सबक सीखा है? जोशीमठ की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एक प्रेयर है क्लियरली कि ग्लेशियर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। क्या धराली में कहीं कहीं घंटी बज रही थी? कोई डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग है लोगों के पास पहाड़ में रह रहे हुए? आपके एस्केप रूट्स हैं? सेम मुद्दा जो हमने 21 में उस जनहित याचिका में उठाया वो आज धराली के लिए स्टैंड करता है। एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी आपकी और मेरी एक कंपनी है, उसको हम खलनायक की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है एनटीपीसी इस केस में, जब वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू ये सारी पासिंग करा रहा है या सर्वे करा रहा है, उनको यही नहीं पता था कि नीचे एक्विफर है, उनका टीबीएम क्यों फंसा हुआ है? आपका मैप इतना फॉल्टी कैसे था कि आपको ये नहीं पता था कि वहाँ पे एक्विफर है? दैट मीन्स आपने माउंटेन की स्कैनिंग नहीं की है। आपने ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्यों चुना? कॉर्पोरेट लॉ में चले जाएंगे, हमारी एक लाइफ होगी, आपको पैसा होगा, लेकिन आप उन चार दीवारियों के पीछे हो और आप रियली एक्चुअली समाज में हो क्या, आप उससे थोड़ा अलग कटे हुए हो। तो जिसको भी लगता है कि उसका मतलब बच्चा या उसकी बेटी कहीं चले गई, आप नहीं ट्रेस कर पा रहे हो और पुलिस आपकी एफआईआर या कंप्लेंट्स नहीं ले रही है, तो उस केस में आप अपने वो सब पत्र लेके सीधे हाई कोर्ट आइए कि मेरे बच्चे को लाइए, और हाई कोर्ट पुलिस को बुलाते हैं कि ये प्रोड्यूस दिस बॉडी इन कोर्ट। तो वो एक हमारे पास स्पेसिफिक रिट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिट है, जो आप हर कोई मतलब तो कोर्ट इंटरवीन करके और कई मामलों में वो प्रोटेक्शन भी देती है और मंगाती भी है। आप लोग मिले कैसे? ये फैमिली ने मिला या आप एक दूसरे को जानते थे? कानून ने मिला दिया। फैमिली ने तो नहीं मिलाया। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत जी हैं, वो कहते हैं कि साहब मुझे तो क्लीन चिट मिल गई है पाखरो वाले मामले में, अभी इसका स्टेटस क्या है? देखिए, पाखरो में क्लीन चिट का तो कोई सवाल ही नहीं है किसी को। अभी का स्टेटस ये है कि सीबीआई ने चार्जशीट सबमिट करी है कुछ लोगों के खिलाफ, जिनमें कुछ अधिकारी भी हैं, पूर्व अधिकारी भी हैं और शायद कुछ सर्विंग ऑफिसर्स भी हैं, और साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी अभी इस पूरे प्रकरण को डायरेक्टली मॉनिटर कर रहा है। कविता बिष्ट और गुलनाज का ही केस नहीं है। जब मैंने इसमें आगे काम शुरू करा तो मेरे पास 10-15 सर्वाइवर्स की लिस्ट आज भी बनी हुई है जिनके साथ एसिड अटैक की घटना हुई। तो जब हमने ये केस डाला तो हमें बहुत प्रूफ करना मुश्किल था, जैसे सरकार की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम थी उस टाइम पे जो 1,80,000 रुपीज देती थी हर एसिड अटैक पीड़िता को मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन वन टाइम। तो हमने वो चैलेंज किया। आपको पता है कि यहाँ पे एक टाइम बॉम्ब है, जियोलॉजिकल टाइम बॉम्ब है, बट फिर भी क्योंकि हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तो हम वहाँ पे डैम बना देंगे? नहीं बना सकते, आपको डेवलपमेंट के ऑल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट। आपके जीवन में सबसे खुशनुमा मौका कब होता है? जब आप अपने पेशे के साथ इंसाफ करते हैं, जब आप अपने पेशे को जीते हैं, अपने प्रोफेशन को जीते हैं। मैंने आज पॉडकास्ट में उनको बुलाया है जो समाज को एक नई आवाज दे रहे हैं, जो उन मुद्दों की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं जो हमारे आपके लिए बहुत जरूरी है। पर्यावरण, इकोलॉजी, इनसे जुड़े मुद्दों को वो जोर शोर से उठाते हैं। एक संयोग भी है कि वो दोनों लोग पति पत्नी भी हैं, लेकिन जब बात आती है जनता की आवाज बनने की तो वो लोगों की आवाज बनते हैं। हमने पॉडकास्ट में आज आमंत्रित किया है अभिजय नेगी और उनकी धर्मपत्नी स्निग्धा तिवारी को। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये हम उत्तराखंडियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और हमको ये प्राउड भी करना चाहिए कि दो यंग लोग जो हैं ऐसे हैं हमारे बीच में, जो हमारे समाज के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे लोगों के लिए, जिनकी कोई आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है, उनकी आवाज़ बनने के लिए तैयार हैं। और अभी जो हाल फिलहाल में जो केसेस हुए हैं, बल्कि अभिजय की ने तो एक सुप्रीम कोर्ट में अभी जो पैरवी की थी, वो जो बहस की थी, वो सबने देखी, मुझे लगता है पूरे देश ने देखी। तो ये बहुत अच्छे मौके हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कुछ ऐसी बातें जो जनता जनार्दन के सामने आनी चाहिए। बहुत धन्यवाद अभिजय। तो जब आपने शुरुआत की तो पहले से ही मन में था कि लॉयर बनना, या समय आया तो फिर आपने कहा चलो लॉयर बन लेते हैं? जब शुरुआत हुई थी रमेश जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपने स्निग्धा को और मुझको ये अवसर दिया कि हम आपसे संवाद कर सकें और अपनी कुछ बातें आपके दर्शकों से शेयर कर सकें। देखिए, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से मैंने एटलीस्ट अपनी लाइफ में लॉ को चूज़ किया है,
क्योंकि अच्छा। हमारे क्लास 11-12 के दौरान इंजीनियरिंग और मेडिकल का बहुत स्ट्रॉन्ग दौर था और नंबर ठीक ठाक थे, तो इसी तरफ पुश किया जाता है। थैंकफुली मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे इन दिस चॉइस ऑफ करियर, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे फादर मदर या ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर में से कोई भी लॉ में नहीं था। मेरे मामा जी लॉ में थे, बट उस दौरान जो है मेरी उनसे बातचीत नहीं थी और सब्सिक्वेंटली उनकी डेथ भी हो गई थी। तो लॉ की चॉइस उस समय ऐसे हुई कि मैंने ये देखा कि एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है क्लास 11 में, वो मेरे फादर ने मुझे सजेस्ट किया। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन मेरे लिए आया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ, और सेकंड ऑप्शन आया था एक्टिंग। तो बड़े अलग से ये ऑप्शंस थे। तो मैंने सोचा कि शायद एक्टिंग का शौक था क्या? एक्टिंग का शौक मतलब मैं थिएटर करता था स्कूल में थोड़ा बहुत, और इन डिबेट कॉम्पिटिशन्स और इन सब चीज़ों में मैं जाता था, तो मे बी इसलिए मुझे उसमें एक थोड़ी रुचि थी। लेकिन मुझे लगता है लिटिगेशन यानी लॉ प्रैक्टिस कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एक्टिंग दोनों को बड़ा अच्छे से कंबाइन करती है। तो एक अवसर एक अच्छा एक्टर भी जो है वो अच्छी तरह से पेश कर सकता है अपनी चीज़ों को, एग्री? बिल्कुल बिल्कुल। कई बार होता है कि पैरवी से ही जो है कई केसेस डिटरमाइन होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक चॉइस और वो साइकोमेट्रिक टेस्ट बड़ा हेल्पफुल था इन द चॉइस ऑफ लॉ एज अ करियर। और मैं सभी यंग लोगों को सजेस्ट करूंगा, कई बार होता है एक भटकन फील होती है यंग क्या किसी भी पड़ाव में उम्र के, तो एक साइकोमेट्रिक टेस्ट आप ले लें, वो आपकी जो है IQ और आपके जो रुझान है उसको एक थोड़ा सा समन्वय उनमें बैठाता है, और फिर आप अपना चॉइस कर सकते हैं ऑफ करियर। बट आपके साथ नहीं था, स्निग्धा के साथ तो था। उनके फादर तो बहुत फेमस, आप PC तिवारी जी की बेटी हैं भाई, तो आपने इसलिए चुना कि पापा लॉयर थे, या आपके मन में था कि नहीं लॉयर बनना? या नहीं, मतलब अगर मैं अपना बताऊं तो पापा डेफिनेटली लॉयर थे, बट मैंने उनके साथ जन आंदोलनों को देखा, और जब 12th के बाद वो स्टेज आई जब डिसाइड करना है, तो उनका एक पुश था कि मे बी तुम टीचर बन सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है पहाड़ में सब माँ बाप सोचते हैं हाँ कि मे बी, क्योंकि वो बोल रहे थे लॉयर बहुत अच्छा प्रोफेशन है बट बहुत मेहनत है, आपको रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक आप पढ़ाई करोगे, आप कोर्ट में जाओगे, तो बहुत एग्जॉशन है। बट मुझे ऐसा था कि क्योंकि अगर आप पहाड़ में आप ज़िंदगी देख रहे हो, तो आपको अगर अपने थोड़े राइट्स के बारे में नॉलेज होती है ना, तो आप एम्पावर्ड फील करते हो। तो मुझे लगा कि नहीं, कानून की पढ़ाई मुझे उस पर हेल्प करेगी। फिर धीरे धीरे क्योंकि मैंने देखा कि इतने केसेस उनमें भी हुए जब नैनी सार का आंदोलन हुआ, तो एक मन में ये था कि ऐसे सारे आंदोलनों को मुझे एक सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो उन लोगों को जो एक लॉयर नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि लॉयर की फीस भी होती है, तो उन जन आंदोलनों को उन लोगों को पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट में कोई एक ऐसा है जो हमारे लिए खड़ा होगा। तो मेरा वो रुझान था, इसीलिए जब मैंने दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत करी एक संस्था के साथ, उनके सीनियर एडवोकेट के साथ, वो ह्यूमन राइट्स में बहुत काम करते हैं, बट मैंने डिसाइड किया नहीं, मैं उत्तराखंड में ही काम करूँगी, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ऐसे लॉयर्स की कमी है जो बिल्कुल मतलब निस्वार्थ भाव से उन जन आंदोलनों और लोगों के साथ, इवन जर्नलिस्ट तो आपके जीन्स में है, फादर एक्टिविस्ट रहे भाई। हाँ, और मैंने एक जर्नलिस्ट का कोविड टाइम पे केस किया, जिन पे एक FIR रजिस्ट्रेशन हो गया बिकॉज वो कोविड की रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो सही नहीं है, जो आपके मेन क्रिमिनल लॉ के लॉस के भी अगेंस्ट है, बट FIR हो गई थी। तो आपको उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उनको लगना चाहिए कि नहीं, हमारे लिए कोई खड़ा है वहाँ पे। अच्छा अभिजय, मैं देख रहा था जब आपने 17 ईयर्स में आपने 12th पास किया, देन आपने एक मुहिम स्टार्ट की, मेकिंग अ डिफरेंस बाय बीइंग द डिफरेंस, और ये मैड संस्था थी और इसको रिस्पना को पुनर्जीवित करना था। तो ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया? बिकॉज आप यहाँ रहे हैं और आपने देखा है, या अपने ग्रैंडफादर वगैरह से सुना कि रिस्पना का क्या, मतलब रिस्पना क्या थी और क्या असर हो गया आज? थॉट प्रोसेस ऐसे आया कि जब मैं अपने क्लास 12 के प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहा था, मैं ब्राइटलैंड स्कूल से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम पर काफ़ी एम्फोसिस था उस समय। और मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी भोपाल गैस त्रासदी पे, जिसमें मैंने ये पाया था कि भोपाल गैस त्रासदी एक बहुत ही बुरी त्रासदी हुई और कई विक्टिम्स को अभी भी पूरा कॉम्पेंसेशन नहीं मिल पाया। लोग स्कार्ड हैं फॉर लाइफ, आइदर फिजिकली और मेंटली और इन वट एवर वे। तो मैंने एक कोशिश शुरू करी थी उस समय जनवरी 2011 में कि कुछ फंड्स कलेक्ट करके मैं भोपाल भेज सकूं। तो जब मैंने ये शुरुआत करने की कोशिश करी थी, मैंने अपनी दादी से शेयर किया था, फिर अपने फादर से शेयर किया था। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें पूछी थी कि क्या तुम्हारे पास एक बैंक अकाउंट है, क्या तुम जानते हो तुम्हें जिसको भेजना है उसके पास बैंक अकाउंट है। मेरी उस समय उम्र 17 वर्ष की थी और मेरे पास नहीं था शायद बैंक अकाउंट, और मुझे नहीं पता था कि कैसे किसी को भेजना है और कैसे फंड्स कलेक्ट करने हैं या क्या एक ट्रांसपेरेंसी होती है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं।
तो मैं वो नहीं कर पाया जनवरी में। लेकिन एक बीज आ गया था कि हमें समाज के कुछ मुद्दों के लिए कुछ करना चाहिए। फिर स्कूल जाते हुए, स्कूल से आते हुए, जनवरी से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे भोपाल जाने की ज़रूरत नहीं है इतना। मैं अपने आसपास भी ज़रा देखूं कि जिस रिस्पना पुल और बिंदाल पुल को हम पार कर रहे हैं तो वो पुल ही रह गए, नदियाँ तो बची ही नहीं हैं। तो इस पर मैंने अपने मित्रों से बात करी और मेरे कुछ मित्र बहुत सपोर्टिव रहे। हम लोगों ने एक टीम बनाई और इस तरीके से मैट संस्था का गठन 8 जून 2011 को हुआ। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि यही उद्देश्य से हुआ कि रिस्पना को पुनर्जीवित करना है। इस पर वो तो ज्यादा इनक्रोच हो गई और हर दिन इनक्रोच हो रही है। ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ, मोर देन 12,000 इंक्रोचमेंट है। मैं एक आंकड़ा देख रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमने इसको डॉक्यूमेंट भी किया है, हम इसके सोर्स पर भी गए हैं। हम लगातार पूर्व मुख्यमंत्रियों को और वर्तमान मुख्यमंत्री को भी हमने इनके ज्ञापन दिए हैं, सजेशंस दिए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की ने एक स्टडी में पाया है कि रिस्पना के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक बारहमासी नदी के हैं, पेरिनियल स्ट्रीम के हैं। और यही नहीं, गंगा रिवर बेसन में, जो गंगा का रिवर बेसन होता है, जब उसके लिए सहायक नदियों का चिन्हीकरण हो रहा था तो हम तत्कालीन वन मंत्री भारत सरकार प्रकाश जावड़ेकर जी से भी मिले थे दिल्ली में। और उन्होंने भी उसके बाद एक सर्कुलर इशू किया कि रिस्पना नदी गंगा रिवर बेसन में आती है। तो नीतिगत रूप से तो हम काफ़ी सक्सेसफुल हो पाए, लेकिन धरातल पर जैसे ही हम आते हैं तो वहाँ पर जो चुनौतियाँ हैं, चाहे वो लोग वहाँ रह रहे हैं, चाहे नेतागणों ने ही वहाँ पर अपनी वोट की खेती कर रखी है, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रखा है, उसको फेस करने के लिए अगर हम 500 युवा एक साथ इकट्ठे हो रहे थे, मैराथन जब हम कराते हैं हर वर्ष, हमारी एक जून में एक वार्षिक दौड़ होती है जिसमें हम हज़ारों युवाओं को मोबिलाइज कर देते हैं, लेकिन तब भी हम वो लाखों लोगों को नहीं मोबिलाइज कर सकते जो एक आवाज़ में, जो कि होना चाहिए। बिल्कुल, बिकॉज वाटर स्कैरिसिटी होगी, बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको पड़ेगा? तो उतना हम अभी नहीं कर पा रहे। उम्मीद है कि हम उतना कर पाएं। और रिस्पना टू ऋषि पढ़ना ही नहीं, रिस्पना अपने पूरे स्वभाव में, अपने जो मूल स्वभाव में है, और बिंदाल नदी भी अपने मूल स्वरूप में, ये दोनों नदियां आ पाए। स्निग्धा, आपने 2024 में इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन इनक्लो में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। जी, बताइए ना इसके बारे में, तो बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, मैंने एक तो इनक्लो है, ये एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का एक नेटवर्क है जो अलग अलग मुद्दों में काम करता है, जो पर्यावरण और ह्यूमन राइट्स को एक साथ देखता है। जैसे हम बोलते हैं कि पर्यावरण मतलब कंजर्वेशन होना चाहिए, उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन उत्तराखंड का एक दूसरा मुद्दा है जो कई बार हम सरकार की साइड से भी सुनते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होगा, फिर पहाड़ी राज्यों में वो विकास क्या है, वो कैसे आएगा। और इन सब के बीच में जो ह्यूमन राइट्स है, एक मानव का अधिकार कहाँ फंस जाता है और कैसे पीछे हट जाता है। तो इन सब चीज़ों पे दुनिया के बहुत ऐसे अलग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो काम कर रहे हैं। और क्योंकि मेरा ग्लोबल ग्रीन्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ग्रीन पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत एक्टिवली काम करें, जिसमें मैं 2017 में मैं उनके साथ जुड़ी हूँ। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी जो यहाँ की एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक इंडिया की फर्स्ट ग्रीन पॉलिटिकल पार्टी है, फर्स्ट रजिस्टर्ड ग्रीन पॉलिटिकल पार्टी है जो उसकी मेंबर है ग्लोबल ग्रीन्स की और एशियन पैसिफिक ग्रीन फेडरेशन की। तो उसके थ्रू मैं क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप में बहुत 21 से काम कर रही हूँ। तो मैं पहली बार कॉप, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज कराता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसमें इंडिया के प्रतिनिधित्व जाता है, हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्टर जाते हैं, हमारे पीएम भी जाते हैं। तो उन कॉन्फ्रेंसेस में मैं 2021 से जा रही हूँ। तो उन कॉन्फ्रेंसेस में हमारा मुद्दा बहुत होता है कि लॉस एंड डैमेज क्या है। लॉस एंड डैमेज कैसे उत्तराखंड के लिए अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो उत्तराखंड में आपने देखा, धराली में एक घटना घटी, आपने जोशीमठ की घटना देखी, आपने केदारनाथ की घटना देखी, और आपने पिथौरागढ़ में भी 2013 में, अगर आपको जानकारी होगी, बहुत बड़ी आपदा आई थी काली नदी के आसपास और पूरे गांव इधर उधर चले गए थे। तो जब क्लाइमेट चेंज और लॉस एंड डैमेज मतलब क्या, कि वो पैसा जो विकसित देश हैं, जो पूरा मतलब जो हमारे फ्रूट्स ले चुके हैं ना, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में आज वो हम पे प्रेशर डाल रहे हैं, आज वो हम पे प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम अपना कोयला बंद कर दो, तुम अपना ऑयल एंड गैस बंद कर दो और तुम शिफ्ट करो एक जस्ट ट्रांजिशन। ना आप हमें कैपिटल देंगे, ना आप हमें टेक्नोलॉजी देंगे। तो वो एग्जैक्टली लॉस एंड डैमेज है। तो मेरा उधर जो काम था, और उन कॉप में मेरा मतलब
हम सारे यूथ, हम एनवायरमेंटल मिनिस्टर से भी मिले इंडिया के, हम नॉर्वे के एनवायरमेंट मिनिस्टर से मिले और हमने उनसे चर्चाएं करी कि आप हमसे बात तो करते हैं कि तुम भारत जैसे राज्य या अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो राज्य, आप उनसे बोलते हैं तुम ऑयल एंड गैस बंद करो, बट नॉर्वे कब बंद करेगा? ठीक बात है, मतलब आप नॉर्वे कब बंद करो? तो वो सारी डिबेट, आप सोचिए कि अल्मोड़ा हिपोक्रेसी है ना, डेवलप्ड कंट्रीज की हिपोक्रेसी है। तो उसी चलते इनक्लो ने भी मुझे इनवाइट किया था बायोडाइवर्सिटी कॉप के टाइम पे कि आप हमारे लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज करिए एक मीटिंग, तो मैंने उनकी उस चीज़ में मदद की थी। तो उस ये एक्सपोजर है ना। जी, एक पहाड़ की बच्ची समझिए जिसने अल्मोड़ा से शुरुआत करी और हमें तो पता भी नहीं था कि क्लाइमेट चेंज क्या है, हम तो अपना पहाड़ बदलता हुआ देख रहे थे। बिल्कुल। तो मुझे वो क्लाइमेट चेंज की नॉलेज मुझे समझ में आया कि जब पूरा दुनिया, पूरा देश क्लाइमेट चेंज, पूरा इंटरनेशनल जो डायस्पोरा है वो बात कर रहा है, वो हम जी रहे हैं। वो उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, हमारे सारे हिमालयन जितने भी स्टेट्स हैं उनके लोग जी रहे हैं। इम्पैक्ट अब दिख रहा है ना, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है, ग्लेशियर में उसका इम्पैक्ट बढ़ रहा है और वो डाउन द लाइन तो सब पे असर पड़ेगा, वो पूरी मानव जाति के साथ साथ पूरी प्रकृति पे उसका असर पड़ने जा रहा है। लेकिन अभी जो एक और बात मैं बताना चाहता हूं, और ये और एक प्राउड मोमेंट है। 2015 में अभिजय को जो 1400 लॉ स्टूडेंट्स थे उसमें अभिजय अकेले ऐसे लॉ स्टूडेंट थे जिन्हें तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने सम्मानित किया था। एक तो कंग्रेचुलेशन, आप बड़े छुपे रुस्तम निकले, आपने ये बात नहीं डाली। मुझे बताओ ये क्या था और ये क्यों मिला आपको? पहले तो आपकी रिसर्च टीम बहुत ही अच्छी है, मैं ये कहूँगा रमेश जी। और एक ताज्जुब की बात ये भी है कि वो लगभग आज या कल से ठीक 10 वर्ष पहले की बात है। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा 10 बड़ा वर्ष जबरदस्त सही हो गया। जी, 10 वर्ष हो गए हैं उस बात को। तो ये बेसिकली लीगल एजुकेशन रिफॉर्म एंड एक्सेस टू जस्टिस पर प्रोफेसर एन आर माधव मेनन, जो सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल लॉ स्कूल्स जैसे IITs हैं, ऐसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की एक नींव रखी उन्होंने ये नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU बेंगलोर में आयोजित की थी एक कॉन्फ्रेंस। और उन्होंने ये 5 ईयर लॉ कोर्सेज शुरू करे थे कि अच्छे से लोग आएँ इसमें। और लॉ, जो लोग अरुण जेटली कहा करते थे कि अकाउंट्स इज़ अ डिफ़िकल्ट एग्जाम टू पास, लॉ इज़ अ डिफ़िकल्ट एग्जाम टू फेल, यानी लॉ वाज यूजुअली द लास्ट ऑप्शन जो लोग लेते थे अपनी लाइफ में। और अच्छा भी कुछ नहीं कर रहा है तो चलो वकील बन जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो इंक्रीजिंगली और भी हो रहा है, कई लोग लॉ को बहुत पैशन से ले रहे हैं, अपनी फर्स्ट चॉइस से ले रहे हैं। तो प्रोफेसर माधव मेनन ने इसकी एक रूपरेखा खींची थी और NLSIU बेंगलोर में एक कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें उन्होंने देश के 1400 लॉ कॉलेजेस को एक लेटर लिखा, सभी वाइस चांसलर्स को, और बोला कि एक मेल स्टूडेंट और एक फीमेल स्टूडेंट आप इस कॉन्फ्रेंस के लिए सेलेक्ट करिए बेंगलुरु में। हाँ जी, सारी इन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में उनके पेपर्स पहले गए, वो स्क्रीन हुए और फिर उन स्क्रीन्ड पेपर्स की प्रेजेंटेशन बेंगलोर में हुई। तो उस प्रोसेस के थ्रू मुझे पार्टिसिपेशन का मौका मिला था बेंगलोर में। और प्रोफेसर मल्लार जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाते थे NLSIU में, वो भी बहुत वेल रेप्यूटेड प्रोफेसर थे। उन्होंने, प्रोफेसर मेनन ने और सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स ने जो है इसको असेस किया। फिर उन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन उनको शायद अच्छी लगी और उन्होंने फिर ये अवार्ड मुझे दिल्ली में कन्फर किया। स्निग्धा, एक चीज़ और बताइए, बिकॉज ना आजकल लोग बाग कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं बिकॉज वहाँ पैसा भी है। तो आपने ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्यों चुना फिर? देखिए, मैंने आपको बताया, आप जिस परिवेश से आते हैं ना, आप उसको छोड़ नहीं पाते। और दूसरा, मैंने ये भी मतलब रियलाइज़ करा कि मतलब हम कॉर्पोरेट लॉ में चले जाएंगे, हमारी एक लाइफ होगी, आपको पैसा होगा, लेकिन आप उन 4 दीवारियों के पीछे हो और आप रियली एक्चुअली समाज में हो क्या रहा, आप उससे थोड़ा अलग कटे हुए हो। पहले जब मैं दिल्ली में कानून की प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे याद है एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। पेस्टिसाइड कंपनी एक US की है, मैं नाम नहीं लूंगी, और एक इंडियन कंपनी का पेटेंट पे लड़ाई चल रही थी और हम रिप्रेजेंट कर रहे थे फार्मर्स को। तो लोग कह रहे थे कि फार्मर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट की लड़ाई चल रही है आपस में और उसमें टॉप लॉयर, अल्टीमेटली इंपैक्ट तो फार्मर्स को ही पड़ेगा ना। एग्जैक्टली। तो फार्मर्स उसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन में आए थे और वो बहस कर रहे थे। तो वहाँ से धीरे धीरे, और ऐसा नहीं है कि मैंने एक कॉर्पोरेट इंटर्नशिप नहीं करी, मेरा और मेरे पापा का उसमें काफ़ी डिस्कशन हुआ क्योंकि मैं MC मेहता के अगेंस्ट वाली फर्म के साथ काम कर रही थी और मेरा ये कहना था मैं जानना चाहती हूँ इन लोग का कार्यप्रणाली क्या है, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, कि जब इन पे फाइन लगता है। और जो मैंने वहाँ से सीखा कि जब इन पे फाइन लगता है तो अगर 20 लाख फाइन है तो उनको कुछ लैक्स फाइन कम करना है, दैट इज़ अ विक्ट्री फॉर देम। बट हमें लगता है अरे इन पे तो फाइन लग गया पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल के अंदर। तो लेकिन मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट नहीं चुनना एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन था और वो उत्तराखंड
कि मैं हूँ, या मैं अल्मोड़ा से आती हूँ, या मैं आसपास की हार्डशिप इनबिल्ट है ना हमारे अंदर वो हाँ, तो आप उससे हट नहीं सकते। आप लोगों के दर्द ना देखें, ऐसा नहीं हो सकता, आपको दिखेगा वो। बहुत सारे लोगों की क्यूरियोसिटी भी होगी, आप लोग मिले कैसे? ये फैमिली ने मिलाया या आप एक दूसरे को जानते थे, या कानून ने मिला दिया? कानून ने मिला दिया। फैमिली ने तो नहीं मिलाया। बड़ी अच्छी सी छोटी सी कहानी उसकी ये है रमेश जी, देखिए इतना तो परिचय था कि सेम फील्ड में काम कर रहे दो यंगस्टर्स हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में पैशनेट हैं और पर्यावरण के बारे में पैशनेट है। इतनी आई थिंक एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो थी यहाँ पर हाई कोर्ट में। हाँ। लेकिन 2021 के दौर में मैं विशेष रूप से देखने लग गया कि स्निग्धा जब जोशीमठ भू धसाव को लेकर अपनी एप्लीकेशन को परस्यू कर रही थी, बल्कि उससे पहले से भी अर्ली वार्निंग सिस्टम 7 फरवरी 2021 में जो एक बहुत बड़ी फ्लैश फ्लड आई थी जिसमें 204 लोगों की डेथ हो गई। हाँ, रेणी आपदा जिसको बोलते हैं। तो रेनी आपदा का हमें शायद केस आर्ग्यू कर रही थी। तो मैंने ये देखा था कि ये एक तरफ खड़ी थी अकेली और इनके विरुद्ध लगभग 11 से 12 और दिल्ली से भी कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता और पूरा अपना बैग, बिकॉज़ एनटीपीसी लाया होगा ना। वैसे तो वो केस पेंडिंग है, बट हाँ जी सही कहा आपने। तो अब उसमें क्या होता है अच्छा, तब आपके मन में आ गई ये बात? नहीं, मैंने सोचा मैं जाकर मदद, शादी करनी है। नहीं शादी भी करनी है आई सब्सिक्वेंटली ये आया कि मैं जाकर इनकी मदद करता हूँ। अच्छा। मैं इनके बगल में बैठा और इनको मैंने एक दो बातें बताई। ये मुड़ी पीछे बगल में और इन्होंने कहा कि मुझे मदद नहीं चाहिए। अच्छा। तो मेरे मन में आया कि मुझे मदद अब देनी है। उसके बाद एक फ्रेंडशिप हुई और हाँ जी कोर्ट में हम अच्छा, साथ फिर काम करने जब आपने लगे। मदद के लिए मना कर दिया तो आपने फिर ली मदद या नहीं ली? नहीं ली उन्होंने, और फिर मैं थोड़ा पीछे बैठ गया। फिर मैं बाहर, वो आई तो आपको तो बड़ा ऑकवर्ड फील हुआ होगा यार, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड। क्या जरूरत थी मुझे ये सब करने की? मैं सोच रहा था मैं तो मुझे सच बताना, वो मदद इसलिए कि आप प्रोफेशनली चाहते थे कि ये अकेली हैं, या आपके मन में कहीं था कि नहीं मुझे ये अच्छा लगा करके चलो कोई ना कनेक्शन तो बढ़ाना होगा, तो ये तरीका सही है? देखिए उस समय ऐसा हुआ था कि मैं टेस्ट तो कर ही रहा था वाटर्स, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। मेन प्रोफेशनली था रीजन, मुझे लगा कि केस बहुत अच्छे से बहस कर रही हैं, बट शायद वो इतने लोग हावी हो जाए, इनको अकेला लग रहा हो। पर मैंने रियलाइज करा कि उनको ज़रूरत ही नहीं थी उस समय। जो मुझे और अच्छा लगा कि मतलब यहाँ पर एक महिला है जो ज़रूरत नहीं फील कर रही है क्योंकि एक पुरुष अपनी खुद ज़रूरत ऑफर करना चाह रहा है। तो मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि इससे कंपेनियनशिप अच्छी हो सकती है। क्योंकि फिर आप देखेंगे रमेश जी कि हम कई केसेस में ऐसे ही एक साथ भी काम करते हैं, अपनी स्पेस में भी काम करते हैं। कभी ऐसा हुआ आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े रहे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कुछ मुद्दों पे कई बार हमारे जो है विचार कभी कभी लेफ्ट या राइट होते हैं, लेकिन अभी तक कोर्ट में तो हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े हुए हैं। हम हो भी नहीं सकते क्योंकि प्रोफेशनल एथिक में हम बाउंड है कि वी कांट, हम एक दूसरे के खिलाफ अब नहीं जा सकते। ओके, बट स्निग्धा, मुझे अभिजय ने तो बता दिया ये मदद करने आ गए थे। आप मुझे बताइए आपके मन में कब बात आई? बिकॉज आप लाइटर नोट में ये सब जानने में बड़ा अच्छा रहता, तो आपके मन में कब आया कि अभिजय जो है, अभिजय से मैं शादी कर सकती हूँ? मैं बहुत शादी को लेके अनश्योर हमेशा अपनी लाइफ में रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शादी के साथ महिलाओं पे, मैंने पहाड़ में भी देखा है और जैन में देखा है, जिम्मेदारी बहुत आती है जो बहुत अनफेयर होती हैं। तो मुझे लगता था कि शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, शायद मिलने नहीं बना। मेरे पापा ने तो शादी करी बट फिर भी समाज को अपनी ज़िंदगी दी, बट मैं शादी नहीं करूँगी और समाज को अपनी ज़िंदगी दूंगी, तो वो एक बेहतर तरीका है ज़िंदगी जीने का। बट धीरे धीरे जब मेरी इनसे बातचीत शुरू हुई, आपको बाद में पता लगा अभिजय भी उसी समाज का हिस्सा है। नहीं, और वो पैशन है और वो समझ है। तो जब समझ में आया कि वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा या सेम पैशन है कि काम करना है लोगों के लिए, तो कॉन्फिडेंस इनके वजह से आया कि हाँ मतलब मैं आगे लाइफ में बढ़ सकती हूँ, शादी कर सकती हूँ और वो लाइफ भी इमेजिन कर सकती हूँ। वरना बहुत हार्डशिप देखनी पड़ती है। अगर पहले किसने कहा शादी करनी है? नेचुरली अभिजय। अभिजय? हाँ जी, पहले तो मैंने ही कहा। इन्होंने बहुत ग्रैंड प्रपोजल किया था कॉप के दौरान। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में गए थे इजिप्ट में अटेंड करने, तो हम मेन पूरे इवेंट्स में थे क्योंकि बहुत हेक्टिक इवेंट्स रहता है, सुबह से शाम तक नेगोशिएशन चलते हैं, आप फॉलो करते हो, लॉबिंग करते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो। तो जब हमारा वीक खत्म हुआ तो हमें लगा कि हम वो देखने जाएंगे कायरो में। आई थिंक फ्रांस में था ना ये पिरामिड्स। हम कॉप 27 की बात करें, इजिप्ट वाली। तो हाँ, शर्म शेख में थी। फिर हम तब मनमोहन सिंह थे। हाँ जी। सरमल शेख में, क्योंकि उनके पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ ही बहुत सरमल शेख का पूरा एक जॉइंट डिक्लेरेशन भी आया था। बिल्कुल। तो उस टाइम पे देन इन्होंने सरप्राइज प्लान किया था एंड मैं तो जानती नहीं थी। उन्होंने कहा तुम साड़ी पहन लेना एंड आई वाज लाइक कि अभी ऐसे पूरे टूरिज्म में हम साड़ी कैसे पहनेंगे? उसने कहा पिरामिड्स के सामने। देन आई मैनेज्ड
एंड देन ही इमीडिएटली एकदम से ये प्रपोज करते हैं ना कि ये क्या हो गया, लाइक इट वाज सो नाइस, अच्छा था बहुत। ही हैज मतलब ये ऐसे ग्रैंड जेस्चर किया। एक इनके मित्र थे जो इजिप्शियन ग्रीन पार्टी के थे, अच्छा, प्रेसिडेंट थे वो। हाँ, उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने बहुत मदद करी मेरी, क्योंकि सिक्योरिटी चेक में मैंने उस रिंग को ऐसे छुपाया था, फिर वो आ गई, फिर उन्होंने इनसे बात करी, फिर लेकिन उन्होंने जो वीडियो बनाया है उसमें उन्होंने पिरामिड की टुप्पी काट दी। अच्छा, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड भी किया है। बट अच्छा है ना, आप सेम प्रोफेशन में हैं, बिल्कुल। एक दूसरे से आइडियाज आप डिस्कस कर सकते, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और अल्टीमेटली मुझे जो सबसे अच्छी बात विजय, ऐसे उत्तराखंडी जो हमारे समाज को एक नई दिशा देने में लगे हुए हैं। हमारा भी ऑब्जेक्टिव देवभूमि डायलॉग को शुरू करने का यही था, चाहे वो छोटा सा छोटा किसान हो, अगर वो अपने खेत में काम कर रहा है, अगर कोई स्किल कर रहा है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ रहा है, कोई इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, ऐसे लोगों को लेके आना। बिकॉज आजकल मीडिया जो है दूसरे लोगों के पीछे भागती है, बट मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों आज एक साथ मेरे साथ इस मंच में हैं। तो मुझे जरा जोशीमठ जो लैंड सब्सिडियंस हुआ था, स्निग्धा जरा ये बताइए कि क्या आपके मन में आया कि किस तरह से उठाना है, और अभी तो मुझे लगता है कि क्या और हमने उससे कुछ सबक सीखा है देखिए कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद भी? जी मैं आपको बताती हूँ। हालांकि मेरा ओपिनियन पर्सनली बहुत ही क्रिटिकल है, और मतलब क्रिटिकल ऐसे केवल गवर्नमेंट के लिए, ओवरऑल सिस्टम जो बन गया है उत्तराखंड में वो बहुत ही क्रिटिकल है। देखिए शुरुआत इस जोशीमठ केस की तब हुई थी, जैसे इन्होंने बताया, रेनी आपदा जब हुई थी 7 फरवरी को, जब अचानक से एक फ्लैश फ्लड आती है जिसका कॉज पता नहीं होता है किसी को। जैसे अभी धराली में हुआ है, एक फ्लैश फ्लड तो आई, बट किसी अभी कॉज को लेके स्टडीज और स्पेकुलेशन होने और उसमें टाइम लगता है। तो वो जब आपदा आई तो 204 लोगों की उसमें इमीडिएटली पता चला धीरे धीरे कि ऑफिशियल डेटा 204 लोग हैं जो नहीं रहे हैं। तो हमने ये डिसाइड करा कि जैसे ये आपदा के कुछ टाइम बाद, एक 15 दिन के बाद, हमने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के भी लॉयर्स थे, उत्तराखंड हाई कोर्ट से मैं थी, और कुछ एक्टिविस्ट थे, इंटर्न्स थे, और पीसी तिवारी जो इस पिटिशन में पिटिशनर हैं वो खुद थे, और वहाँ के लोकल लोग थे कि हम ये पूरे इलाके का भ्रमण करेंगे और लोगों से बात करेंगे। तो हमने फैक्ट फाइंडिंग के दौरान बहुत चीज़ें देखी। लोग वहाँ पे कैसे बॉडीज़ का वेट कर रहे थे, इवैक्यूएशन नहीं हो पा रहा था, लोगों को पता नहीं चल रहा था। एक जगह पे पोस्टमार्टम्स हो रहे थे पता करने के लिए कि कौन किसका इंसान है। बहुत दयनीय स्थिति थी। हमने सबके इंटरव्यू लिए, रिपोर्ट्स लिखी और समझा कि ज़रूरतें क्या हैं। तो ये था सोशल एस्पेक्ट ऑफ जोशीमठ पीआईएल, जिसको अब जोशीमठ पीआईएल कहते हैं। वो बेसिकली रेनी आपदा से उस जनहित याचिका की शुरुआत हुई। फिर हमने उसका एनवायरमेंटल चीज़ें समझने के लिए बहुत एक्सपर्ट से बात करी उत्तराखंड के, कि क्या था, क्या मतलब क्यों। और हमें पता चला कि पूरे डैम का, पर्टिकुलरली चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक इतिहास है। आपको पता होगा कि अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाला केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट के में एक एफिडेविट में मिनिस्ट्री ने खुद बोला है कि मशरूमिंग ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं चमोली जैसे सेंसिटिव इलाके में। तो जब हम वहाँ से आगे बढ़े तो हम रेनी गाँव में भी गए। रेनी गांव में हमने देखा कि थोड़ी बहुत दरारें थी, वो इम्पैक्ट होगा। वो जो उस टाइम पे ग्लेशियर ब्रेक हुआ था, ग्लेशियर बर्स्ट नहीं होता, जो हमें एक्सपर्ट्स ने बताया, ग्लेशियर ब्रेक हुआ और उसके इम्पैक्ट से वो फ्लैश फ्लड आई। अब आपको पता है पहाड़ों की नदियाँ कैसी है। पहाड़ों की नदियाँ ऐसी है जो नैरो होती है और बहुत तेज से आती है। और पहाड़ों की नदियाँ कभी पानी नहीं होती, वो हमेशा बोल्डर और अपने साथ मक लेके चलती है। तो जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, पर्टिकुलरली ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो रेनी गांव के नीचे है, उसके बाद फिर नीचे जाके एनटीपीसी का प्रोजेक्ट आता है, विष्णुगाड़ वाला प्रोजेक्ट, वो उसमें क्या है, आपका जो रिजर्वायर भरा है उसमें तो सभी भरेगा ना, उसमें बोल्डर भी आएगा, उसमें मिट्टी भी आएगी। तो उस प्रोजेक्ट की सक्सेस क्या है, उस चीज़ पे भी एक पूरी डिबेट है। तो वहाँ से इसकी पूरी एनवायरमेंटल साइड की शुरुआत हुई। फिर हमने देखा उसके 6 महीने बाद रेनी गाँव के लोगों के पास मेरा नंबर था, मुझे फ़ोन आने लगा, हमारे वहाँ दरारें आ रही है। तो मुझे लगा कि दरारें आ रही हैं। अब मैं तो लीगली मैं जान सकती हूँ, बट मैं जियोलॉजिकल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। तो मैंने कहा आप फोटो वीडियोस भेजो, आप कुछ करिए। तो मैंने वो भेजी जिन एक्सपर्ट से मैं बात करती थी उनको, कि सर ये वीडियो और फोटोज़ आई है, आप लोग बेहतर बता सकते हैं। तो एक एक्सपर्ट की टीम 6 महीने पहले भी वहाँ गई, जिसने अपनी सर्वे करी और जिनको लगा कि हाँ सब्सिडेंस है या आ रही है। उसके 6 महीने बाद फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट भी एक्टिव हुई, और फिर हमने जनवरी 5 के आसपास देखा कि सब्सिडेंस होने लग गया। केवल जोशीमठ में नहीं, जोशीमठ, तपोवन, रेनी, सब जगह घर धंसने लगे और वो बहुत ग्रेव हो गया। और देखिए कारण बहुत है। जब केस ये आगे बढ़ा
तो स्टार्टिंग के जब जनवरी में मेरा एप्लीकेशन गया था इसकी स्टे करो हर तरह के कंस्ट्रक्शन, भले वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो या वहाँ पे कोई रिजॉर्ट हो या कोई किसी का घर हो या फिर किसी का होटल हो, हर चीज़ में स्टे होना है कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि हमें नहीं पता अभी क्या कॉज कर रहा है। हमें मतलब सब किसी को नहीं पता, ना सरकार को पता है, ना लोगों को पता है, ना एक्सपर्ट्स को पता है, सब पढ़ रहे हैं, सब जान रहे हैं चीज़ें कैसे हो रही है। तो जब वो स्टे आया उसके 3-4 महीने तक तो रिपोर्ट्स ही सामने नहीं आई और दर्जनों एजेंसीज अपनी रिपोर्ट 8 एजेंसीज की रिपोर्ट्स कोर्ट ने जब ऑर्डर किया, जब हमने कोर्ट को बोला कि एजेंसी की रिपोर्ट पब्लिकेशन में क्यों नहीं लाते, तब वो रिपोर्ट्स पब्लिकेशन में आई। बिल्कुल। सो यहाँ से पूरा वो सब चलता रहा। और अभी आप देखिए धराली की बिल्कुल सिमिलर घटना है। आप कह रहे थे हमने क्या सीख ली। जोशीमठ की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एक प्रेयर है क्लियरली कि ग्लेशियर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। क्या धराली में कहीं कहीं घंटी बज रही थी, कोई बेल थी, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग है लोगों के पास पहाड़ में रह रहे हुए, आपके एस्केप रूट्स हैं। सेम मुद्दा जो हमने 21 में उस जनहित याचिका में उठाया वो आज धराली के लिए स्टैंड करता है। और रैनी गौरा देवी का गांव है, रैनी गौरा देवी का गांव है, बिल्कुल। मैं गया हूँ, हाँ, मैं और मेरा जो संदीप है मेरा साथी, हम पूरा रैनी गांव घूमे और हमने रैनी गांव में सब लोगों से बात की और वो बिल्कुल उस रैनी गांव से बिल्कुल सामने ही वो ऋषिगंगा का वो पूरा बिल्कुल नीचे आया आता था, है, बिल्कुल नीचे। और आई थिंक उससे पहले इनकी एक पीआईएल है जिसमें इन्होंने मैं भी गया हूँ। हाँ, वो एक ग्राम प्रधान के ऊपर, ये शायद मुझे लगता है उसके ऊपर हाई कोर्ट ने जुर्माना भी लगा दिया, जबकि वो था वहीं का वो व्यक्ति। वो एक अलग पिटिशन है, वो भी इसी मुद्दे में थी। उसमें वो किन्हीं और के पास थी वो, बट आई कोई थिंक और कर इनकी रहे थे। पिटिशन जो मेरी थी एक और ब्लास्टिंग पे पिटिशन थी। वो ब्लास्टिंग पे थी, NTPC एक पीआईएल थी जिसमें कई वहां पर क्या होता था कि ब्लास्टिंग ऐसी होती थी कि वन्य जीव भागकर गांव में आ जाते थे और भालू आ जाते थे, हिरण आ जाते थे। मतलब मैं अगर इसकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं रमेश जी, तो हम लोग ये देखते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय से भी और देहरादून से भी, कि कोई प्लानिंग विजन नहीं है। अधिकारी कितना अच्छा काम कर सकते हैं, जैसे एक जनहित याचिका आती है तो उसको आप देख सकते हैं कि कुछ सुझाव भी ला रही है, कुछ प्रश्न उठा रही है तो कुछ सुझाव भी ला रही है। कई बार हमारे प्रमुख सचिव लोग या मंत्री लोग वो समय नहीं निकाल पाते ना मुद्दों को डेप्थ में जाने के लिए, क्योंकि सब अपने लोगों से मिलने में ही इतना रहते हैं। तो यहाँ पर सुझाव लोग ला रहे होते हैं इनके लिए। 2021 में अगर इस सुझाव को थोड़ा सा सीरियसली ले लिया होता कि क्या बोला था उसमें, अर्ली वार्निंग सिस्टम, किसी को आपत्ति हो सकती है इससे? किसी को भी नहीं हो सकती, किसी को नहीं होगी कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम आए और एक त्रासदी को प्रिवेंट किया जा सके। ऑलरेडी ये सिस्मिक जोन 4 और 5 में है उत्तराखंड का पूरा पहाड़ी इलाका। आपको क्या करना है, ऐसे गाड़ गदेरे आइडेंटिफाई करने हैं, एक्वीफर जहां पर है आइडेंटिफाई करना है, कहां पर हो सकता है। मैं अभी आपको जैसे शेयर कर रहा था रिस्पना और बिंदाल, ये कोई लिख ले कहीं पर या जो भी करना चाहे कर ले। एक दिन मसूरी की तलहटी में जिस दिन यहाँ बादल फटा और यहाँ पर एक प्रलय आएगा देहरादून में, तो ये होना ही है। ये पता नहीं कब होना है, हो सकता है अगले मानसून में, हो सकता है उसके बाद, हो सकता है 10, 20, 30, 40 वर्ष में, पर ये होना है कभी ना कभी। इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, हम ऐसे सिस्टम्स ले आए। सुनामी के वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, या ऐसे जैसे इन्होंने कहा ट्रेनिंग हो लोकल लोगों की। लेकिन हालत कितनी खराब है पहाड़ों की, हालत इतनी खराब है कि हर जगह से पहाड़ दरक रहा है। और ये केवल धराली की घटना भी न्यूज चैनल में आपने देखा होगा, लगातार आप फॉलो कर रहे हो। कई विलेजेस से आते हैं हमारे पास, भेजते हैं इतने लोग। क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, रिकरिंग हो गया, बिल्कुल। Recurring, आप देखिए हिमाचल देख लीजिए, अभी वैष्णो देवी वाले उसमें देखिए ना, पूरा बेल्ट। आप हेलंग की टनल, जो अभी हेलंग की टनल में भी पूरा वो सब आया। पहले वो गलत इंफॉर्मेशन आ रही थी कि सिक्किम साइड की कोई टनल है, बट वो हेलंग के पास की टनल थी। मैं इसका एक दूसरा एस्पेक्ट आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि उत्तराखंड की अगर आप इकोनॉमी को देखें तो हमारी जो हाइड्रो पावर कैपेसिटी है देयर इज नियर अबाउट 25,000 मेगावाट। अभी हम 3-3,500 मेगावाट के आसपास उसको ले पा रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हम अपनी इकोनॉमी को कैसे आगे ले जाएंगे, और किसी स्टेट की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी तो वो स्टेट कैसे ग्रो करेगा। तो ये एक स्निग्धा, ये एक दूसरा थॉट है, इसको आप कैसे एड्रेस करते हैं। बिकॉज सपोज एनटीपीसी है, हम कह रहे हैं जी एनटीपीसी ब्लास्टिंग कर रहा है, एनटीपीसी वहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, बट एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी आपकी और मेरी एक कंपनी है, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है ना, और महारत्ना कंपनी है। तो एक इमेज ये बनती है कि साहब हम
एक एनटीपीसी जो महारत्ना कंपनी है उसको हम खलनायक की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, इस एस्पेक्ट को आप किस तरह से देखती हैं? जी, बहुत ही अच्छा आपका सवाल है और मैं इसमें बहुत चीज़ें बोल सकती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि जब हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एनटीपीसी का आपने नाम लिया, उसी का प्रोजेक्ट ले लेते हैं। एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को कब कमीशन होना था? वो ठीक है, 2000 डिले हो गया। और वो किसकी वजह से डिले हुआ? वो किसी की याचिका की वजह से नहीं डिले हुआ। जिसको आप डिजास्टर बोल रहे हो, जिसको आप बोल रहे हो कि डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर है, टाइम एंड अगेन आप देखोगे एनटीपीसी की वेबसाइट में उनका एक पब्लिकेशन आता है, उनका जो न्यूज़ रिलीज आता है। इवन एट द टाइम ऑफ जोशीमठ का जब सब्सिडेंस हो रहा था तब भी न्यूज़ रिलीज आया था कि बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, नंबर 1 ये मैनमेड डिजास्टर्स हैं। जब एनटीपीसी का हमने देखा, हमने पिटिशन में एक रिपोर्ट लगाई है, पहली सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो 1976 की रिपोर्ट थी, जो कहता है कि जोशीमठ एक मोरेन पे बना है। हाँ, मोरेन कच्चा पहाड़ है, एक कच्चा पहाड़ है। और जोशीमठ वो कहता है टाउनशिप के लिए भी सूटेबल नहीं है। बिल्कुल, वो रिकमेंडेशन कमिश्नर ने दी थी। हाँ, गढ़वाल कमिश्नर की रिकमेंडेशन है। बिल्कुल मैं वहां से शुरुआत करना चाहूंगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब ये पूरा प्रोजेक्ट पास हो रहा था तो क्या किस तरह की सुनवाइयां हुई जोशीमठ में, या फिर जो मैप पास हुए, जो वर्क हुआ, हमने एक रिपोर्ट लगाई जिसमें बताया कि सारा जो काम है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया, जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है एनटीपीसी इस केस में, जब वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू ये सारी पासिंग करा रहा है या सर्वे करा रहा है, उनको यही नहीं पता था कि नीचे एक्विफर है। उनका टीबीएम क्यों फंसा हुआ है? आज भी फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है? टीबीएम क्या काटता है? और दुनिया के सारे एक्सपर्ट बुला लिए। एग्जैक्टली, हार्ड रॉक के लिए टीबीएम है, हार्ड रॉक के लिए टीबीएम टनल बोरिंग मशीन है। बट आपको ये नहीं पता था कि आपका मैप इतना फॉल्टी कैसे था कि आपको ये नहीं पता था कि वहां पे एक्विफर है। दैट मीन्स आपने माउंटेन की स्कैनिंग नहीं की है। दैट मीन्स व्हेन यू सॉट द परमिशन, जब आपने परमिशन ली तब आपने वो परमिशन इस तरह से नहीं ली। और मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ कोई चीज़, मैं जियोलॉजी में जो इनकी पब्लिकेशंस है उस बेसिस में भेज रही हूँ। अलग अलग उत्तराखंड के और इवन जो इनके डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं वो एक्सपर्ट्स ने जब जियोलॉजी साइंस जैसी मैगजीन के लिए लिखा है तो उन्होंने ये सब चीज़ें वहाँ लिखी हैं। लेकिन वही एक्सपर्ट जब सरकार की रिपोर्ट बना के हाईकोर्ट में सबमिट करते हैं तो वहाँ पे भाषा शब्द डिफरेंट होते हैं। हमने अपनी पिटिशन में ये भी लगाया कि जब एक्सपर्ट एक इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन कर रहा है फॉर रेप्यूटेड मैगजीन्स, जहाँ से आप जिनकी स्टडी को देख के आप आगे की चीज़ें समझते हो या बनाते हो, उन एक्सपर्ट्स को आप शोकॉज नोटिसेस भेज रहे हो, तो आप उनका जो एक्चुअली एक्सपर्टीज है वो तो ले ही नहीं रहे हो ना। यू वांट इट बायस्ड, आप चाहते हो कि वो थोड़ा सा मोल्ड हो ताकि हमारा काम चलते रहे। अब दूसरा आपने बोला अगर उत्तराखंड या एनटीपीसी ये नहीं बनाएगी तो क्या करेगा? आप देख लो सारे डैम्स, भले वो भागीरथी बेसिन में हो, भले वो अलकनंदा बेसिन में हो, आप देखो कि उनकी कैपेसिटी और उनसे प्रॉफिट कितने, इंक्लूडिंग टिहरी डैम, क्या प्रॉमिस किया था, किस लेवल से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। मैं भी सोशल इम्पैक्ट में जा ही नहीं रही हूँ कि इतनी जॉब्स मिलने देंगे, इस तरह से घर देंगे, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। मैं वो एक ऑपरेशन है, आप उसको ठीक है प्योरली इकोनॉमिक इंटरेस्ट से देखो तो कितना लॉस है। एक तो जितना प्रॉमिस्ड इलेक्ट्रिसिटी है उससे नहीं निकल पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पहाड़ की नदी पानी लेके नहीं आएगी। Silt, boulder, everything will be there. So the turbine will be impacted, the reservoir will be impacted. Number 2, जो उनका environmental impact है जिससे disasters cause हो रहे हैं, उसमें आपका disaster management में कितना पैसा जा रहा है? That is also the loss that you are incurring ना, गवर्नमेंट लगा रहा है ना वो पैसा। जब आपको हेलीकॉप्टर से लोगों को उठा के इधर से उधर रेस्क्यू करना पड़ रहा है तो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। और क्या वो पिटिशन ये कहती है कि उत्तराखंड में सारे डैम हटा दो? वो पिटिशन ऐसा नहीं कहती है। वो पिटिशन कहती है कि जो पैरा ग्लेशियर जोन जहाँ कभी ग्लेशियर रहा है, या वो सारे सेंसिटिव एरिया जो बिल्कुल, आप नदी के मुंह में जाके डैम नहीं बना सकते ना। आप नदी के मुंह में डैम बनाओगे तो जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं वो इम्पैक्ट हम आगे भी देखेंगे। आपको डैम बनाने छोटे साइज के बनाओगे, नीचे बनाओगे, और उनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इकोनॉमिकली वायबल नहीं होते ना छोटे डैम। तो आप कौन प्राइवेट प्लेयर आके इन्वेस्टमेंट देखो, आप उत्तराखंड को, हिमाचल प्रदेश को, क्या हम सेम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का सेम तर्जे पे डेवलपमेंट कर सकते हैं? इससे हम दिल्ली का करें नहीं कर सकते ना। हम स्विट्जरलैंड में थे और मैं देख रही थी यहाँ पे तो ग्लेशियर तक ऊपर लोग जा रहे हैं और चीज़ें जा रही है। तो अभी जो मेरा एक हेल्दी डिस्कशन हो रहा था कि यार उत्तराखंड में नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि उत्तराखंड यंग माउंटेन है ना। उत्तराखंड का माउंटेन लगातार अभी भी ऊपर को बढ़ रहा है और उत्तराखंड में मेन एमसीटी जा रही है, जो एमसीटी जो एनटीपीसी के टनल के ही बगल से जा रही है। जब मैंने बहुत इन डेप्थ वो रिपोर्ट्स को पढ़ा तो वो जो मेन एमसीटी वो लाइन होती है जहाँ पे 2 यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराई थी और वहाँ से ऊपर ऐसे पहाड़ बनना शुरू हुआ था, तो वो लाइन तो जियोलॉजिकली वेरी एक्टिव है। तो जब आपको पता है कि यहाँ पे एक
से एक टाइम बॉम्ब है, जियोलॉजिकल टाइम बॉम्ब है, बट फिर भी क्योंकि हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तो हम वहाँ पे डैम बना देंगे। नहीं बना सकते, आपको डेवलपमेंट के ऑल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे। हम चाहते हैं उत्तराखंड में पैसा आए, बट वो ऐसा है कि आए दिन किसी को जान ना गंवानी पड़े ना। बिल्कुल। और सेकंड थिंग, कैरिंग कैपेसिटी में जो आऊंगा, लेकिन अभिजय, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट में ना एक जिला पंचायत सदस्य के लिए बहस की थी, बताइए ना पूरा मामला क्या है करके। वो देखिए, बेसिकली पंचायत चुनावों में ये होता है कि लोगों के नामांकन निरस्त कर दिए जाते हैं, कई बार बहुत ही फ्लिम्जी ग्राउंड्स पे, ताकि कोई कॉन्टेस्ट ही ना हो। तो उसमें बेसिकली इतना हुआ था कि सीता देवी जो जौनपुर की भुत्सी क्षेत्र से ये चुनाव लड़ रही थी, उनका नामांकन इसलिए निरस्त कर दिया क्योंकि उनकी अदेयता प्रमाण पत्र में कुछ खामी लगी आरओ को। अब अदेयता प्रमाण पत्र की खामी है। अब सोचिए, अदेयता प्रमाण पत्र मतलब नो ड्यूज उनके नहीं कि पत्र में खामी है। वो कह रही है कि ड्यूज नहीं है मेरे, हर कोई मान रहा है ड्यूज नहीं है, उनकी विरोधी का भी कहना नहीं था इसके ड्यूज हैं। वो कह रहे पत्र में कुछ खामी है, इस पर जो है उनका नामांकन निरस्त कर दिया। अब जो हमारा एक सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग है, उसमें ऐसा होता है कि जब एक बार चुनाव नोटिफाई हो जाते हैं तो आम तौर पर कोर्ट्स इंटरफियर नहीं करती। उसके कारण भी है, देखिए जनसंख्या, अभी जो एसआईआर प्रोसेस चल रही ना, उसकी भी चिंता का एक बड़ा कारण ये है, यही है कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा उसके बाद तो कोई कुछ कर ही नहीं कर सकता। तो उसके रीजंस ये हैं कि भारत जैसे बड़े विविध देश में अगर चुनाव याचिकाएं चुनाव होने से पूर्व ही आने लग जाएंगी तो चुनाव ही नहीं हो पाएंगे, संपन्न ही नहीं हो पाएंगे। लेकिन हमने माननीय उच्च न्यायालय को पहले इसका पूरा ब्रीफ किया और कोर्ट ने इसको सही समझा कि हाँ, ऐसे तो फिर चुनाव ही नहीं होगा, और कोर्ट ने इंटरफियर करके इस कैंडिडेट को प्रोटेक्ट किया। तो अगले ही दिन जो जिला पंचायत सदस्य भुत्सी की जो कैंडिडेट निर्वाचित भी हो गई थी, आप सोचिए, उसको निर्विरोध चुन भी लिया गया था एज पर हर, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। और तब वहाँ पर हमने क्योंकि कैविएट लगाई थी तो हमें इसकी सूचना मिल गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी शुरुआत में सबसे अच्छा, आपको मालूम था सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसलिए आपने कैविएट लगा दी? नहीं, हमें देखिए कैविएट तो प्रोटेक्शन में लगाई थी, पर मेरा ये कभी मैं नहीं सोच रहा था ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक जिला पंचायत सदस्य की चुनाव सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इतनी जल्दी लिस्टिंग करा देंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छा अपनी तरफ से अपने विधिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। और क्योंकि हम कैविएट पे थे तो पहला जो सवाल था मुख्य न्यायाधीश महोदय का, जस्टिस गवई का, वो यही था कि हाईकोर्ट ने जो प्रतिपादित सिद्धांत है इसको क्यों नहीं, मतलब क्यों इंटरफियर किया, ऐसा क्या हुआ है इसमें कि आपको इन्होंने अलाउ करा। तो हमने बस अपनी ओर से बताने की कोशिश करी। देखिए, नर्वसनेस होती है, सबसे शीर्षतम अदालत है और हम लोग यंग ही हैं, अभी यूजुअली सीनियर्स ही वहाँ पर बहस करते हैं। लेकिन क्योंकि स्निग्धा भी थी, मैं भी था, और सुजॉय चैटर्जी हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी थे, हमने अच्छे से तैयारी करी थी। आयुष पोखरियाल भी थे मेरे सदस्य जो हमारे साथ एसोसिएट ही हैं, और हमने आराम से बस इतना कहा कि ये चाहती है निर्विरोध बन जाए और एक चुनाव ही ना हो। तो हम तो बस एक चुनाव चाहते थे। तो इस बात को फिर उन्होंने हाई कोर्ट के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं किया, वो एसएलपी डिसमिस हुई, चुनाव हुए और उस क्षेत्र से सीता देवी जीत भी गई। तो ये अच्छा लगा कि आज वो एक जिला पंचायत सदस्य हैं, क्योंकि राजयोग उनका प्रबल था ना। सच में उनका राजयोग बहुत प्रबल था। मैं सच बता रहा हूँ, ये राजयोग बहुत बड़ी चीज है। राजनीति में अगर राजयोग नहीं है, और राजयोग से ज्यादा राजभोग होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, दोनों चीजें उनकी प्रबल थी। उनकी प्रबल थी। तो यही है। देखिए, पंचायत चुनावों में रमेश जी, अभी जैसे एक और जो शक्ति सिंह बर्थवाल की याचिका है, जिसने अभी पूरे प्रदेश में ये करवा रखा है कि 2 जगह, हाँ, जो जिसका नाम गलत है। आप सोचिए, हम लोग अगर देहरादून में रहते हैं, उसके बाद ठीक है हमारे पैतृक गांव होंगे, लेकिन हम पैतृक गांवों के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, पर हमारे पास धन बल संसाधन है। अब हम जाकर वहां पर उसको फ्लड कर दें, अपने विलेज को, अपने इलेक्शन जीत जाएं, और वहां के प्रधान बने हुए वो प्रधान जो देहरादून में रहते हैं, वो प्रधान जो हल्द्वानी में रहते हैं। तो ये एक मजाक है लोकतंत्र के साथ। बिल्कुल। और इसको और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक बड़े सोच के साथ, बड़े ऑब्जेक्टिव के साथ लाया गया था। बिल्कुल। आप सोचिए, जो 73वें और 74वें संशोधन है, उसके पीछे की हिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पता है, विलेज रिपब्लिक्स के कॉन्सेप्ट पर सारे नॉर्थ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स अंबेडकर साहब के पास गए। उन्होंने अंबेडकर साहब को बोला कि क्यों नहीं आप विलेज रिपब्लिक, ग्राम गणराज्य की अवधारणा पर भारत का संविधान तैयार करते। अब अंबेडकर साहब जो है वो भी कोलंबिया से पढ़ के आए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इस तरह से हम बनाएंगे, ग्राम गणराज्य नहीं बनाएंगे। उन्होंने मना कर दिया। तो इन मेंबर्स ने फिर कहा, उनको विवश किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, सबके सामने उनसे एक स्पीच के लिए बोला। तब अंबेडकर साहब उठे और उन्होंने एक स्पीच दी और उन्होंने कहा, व्हाट इज अ विलेज? अ विलेज इज अ सिंक ऑफ लोकलिज्म, अ डेन ऑफ कम्युनिज्म, करप्शन
और इस तरीके से उन्होंने जो है अंबेडकर साहब ने विलेज की ऐसी परिभाषा रखी कि सब लोग अप्रोर में चले गए, उनसे इस्तीफा मांगने लगे। तो उनके बीच में, उन दो धड़ों के बीच में एक मीडिएशन हुआ, और वो मीडिएशन था आर्टिकल 40 भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 40, जिसमें कहा गया कि ग्राम गणराज्य की एक अवधारणा है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, आगे कोई पार्लियामेंट उस पर काम करे। तब 73वें और 74वें संशोधन आए, तब इनकी अवधारणा आई। तो सोचिए, ये इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये सारी बातें हमने ऑनरेबल हाईकोर्ट में आर्ग्यू करी थी विपुल जैन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के केस में 2019 में, जब हाईकोर्ट ने गाइडलाइंस फ्रेम करी थी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन पावरफुल है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष चुनाव कराने हैं। लेकिन तब भी हम नैनीताल की घटना देखते हैं कि जिला पंचायत सदस्य उठा लिए जाते हैं। तब भी हम देखते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन खुद हर एक को लिख रहा है कि 2-2 जगह वाले लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। आप देहरादून में रहते हैं, जाओ प्रधान बन जाओ टिहरी के। आप हल्द्वानी में रहते हैं, जाओ प्रधान बन जाओ चंपावत। मुझे लगता है चंडीगढ़ वाले मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को सजा देती ना तो ये नजीर बनती। बिल्कुल छोड़ दिया, वो बहुत गलत किया। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ रमेश जी कि टिहरी में जिला न्यायालय ने कल परसों ही किसी की शपथ रोकी है इसी विषय पे कि उसका 2 जगह नाम है। तो अच्छा लगता है जब संवैधानिक संस्थान एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस में रखें। कोर्ट्स भी जब अब इलेक्शन कमीशन की ऐसी गतिविधियां हैं, और देखिए इसके पीछे ना मुद्दे बड़े जटिल हैं पर बड़े सरल भी हैं। जटिल क्या है कि बेचारे वो कौन लोग हैं जो चुनाव आयुक्त हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन में? वो राज्य सरकार के पेरोल में रहे PCS ऑफिसर्स हैं जिनको अब चुनाव आयोग में एक ओहदा दे दिया गया है। तो उनसे हम निष्पक्षता कैसे अज्यूम कर सकते हैं? तो वो बड़े सवाल हैं हमारे सिस्टम के लिए। जो आपका एक पूर्व में भी सवाल था कि फिर क्या करें अगर पर्यावरण संरक्षण में ही लग जाएं तो एक स्टेट कैसे चले। देखिए स्निग्धा और मैं एक चीज़ का हम कोशिश करते हैं कि जब हमें समय मिलता है हम कहीं ना कहीं एक शैक्षिक रूप से घूम के आने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ सीख कर आएँ। तो जैसे ही आपको स्विट्जरलैंड की एक बात बता रही थी, हम दक्षिण अमेरिका में जब इनको एक न्योता मिला था कॉन्फ्रेंस का, तो मैं उसके साथ ही कुछ कोशिश करके गया था अपने खर्चे पे, और हमने कुछ जगह ऐसी देखी कि सुंदर जगह जो पर्यावरण के रूप से संवेदनशील हैं, लेकिन उनमें सतत विकास की क्या सुंदर अवधारणा है वो, और उन्होंने कैसे सतत विकास को अपना ओनली वे ऑफ लाइफ बनाया है। तो हमारे स्टेट में सिक्किम को आप देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, सिक्किम एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। सिक्किम एक बहुत बेस्ट मॉडल है बिल्कुल पूरे भारत के लिए। वाकई आप सोचिए ना, 10 साल उन्होंने लगाए लेकिन उन्होंने अपने को एक ऑर्गेनिक स्टेट बनाया। और वहां पर अगर आप कोई कंक्रीट प्रोजेक्ट ले आएंगे, वहां कोई नहीं बोलेगा कि अरे हम वरना कैसे हमारा जीवन व्यापन होगा। पर ये सवाल देहरादून में बैठी सरकार, बट आपके ऊपर भी एक एलिगेशन ये लग सकता है ना कि पाखरों पे हम एक सफारी बनाना चाहते थे, उससे लोगों को रोजगार जी आपने वहाँ अपोज किया। फिर अभी एक एलिफेंट कॉरिडोर को लेके था, है ना, ऋषिकेश टू भानिया वाला, वहाँ आप अपोज करें तो एक ब्रांडिंग ऐसे हो जाती है यार, ये तो हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विरोध करें तो फिर डेवलपमेंट होगा कैसे? देखिए वही मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, दोनों चीज़ों को सेपरेटली डील करते हुए। देखिए पाखरों में अगर एक विधिवत टाइगर सफारी बनती तो उसके खिलाफ कोई नहीं होता। और देखिए विधि किसी जनहित याचिकाकर्ता ने नहीं तैयार करी है, सरकार ने ही करी है। सरकार के ही नॉर्म्स हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट या फॉरेस्ट एक्ट, जो भी उसमें स्टेज 1 स्टेज 2 के क्लियरेंसेज होते हैं, ये तो हमारी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से ही निकले हुए हैं। अब अगर तत्कालीन वन मंत्री तत्कालीन DFO के साथ मिलकर, तत्कालीन जो भी सरकार में शीर्षतम पर लोग रहे पदों पर, उनके साथ जो है छुपा छुपी में काम करते हैं, 6500 पेड़ जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आया, उसको तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं कहता हूँ मजे की बात यह है कि जो सबसे ज्यादा प्रोफेशनल है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसकी रिपोर्ट को दुनिया भी मानती है, उसे हम लोग नहीं मानते, जिसको रिपोर्ट बनाने के लिए सरकार ने कहा एग्जैक्टली, और फिर कह रही है इसकी रिपोर्ट तो उतनी ठीक है क्योंकि हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि हम इसको दबाना चाहते हैं। तो हम पाखरों के भ्रष्टाचार के खिलाफ गए कि वहां पर चल रहा उस अवैध निर्माण का एक जनरेटर देहरादून के एक प्राइवेट कॉलेज में मिलता है। तो अगर ये बातें उच्च न्यायालय को दिखाई गई, उच्च न्यायालय ने इस पर CBI इंक्वायरी ऑर्डर करी जिसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। तो देखिए जब मौका मिलता है, हम भी कॉर्बेट में जब कभी समय मिलता है हम जाते हैं, हम भी सफारी करते हैं। नेचुरली अगर हम नहीं देख पाएंगे वन्य जीवों को तो इनके संरक्षण के लिए भी हमारे मन में कैसे भाव आएंगे। लेकिन हर चीज़ को एक सिस्टमिक तरीके से होना है। ऐसे ही ऋषिकेश भानिया वाला अगर आप देखेंगे, रमेश जी आप और मैं देहरादून में काफ़ी आते जाते रहते हैं, अब आप देखिए यहाँ की ट्रैफिक के क्या हाल है। कौन सी जगह होगी जो ट्रैफिक से नहीं जूझ रही होगी? लेकिन क्या ऋषिकेश और भानियावाला के बीच में ट्रैफिक जैम लगते हैं? 7 मोड़ जब पार कर लेते हैं और आप जब तक जॉली ग्रांट आते हैं, ये उस स्ट्रेच की बात हो रही है जहां पर
मैं नहीं जानता कितने लोगों ने बताया यहाँ इतना लंबा ट्रैफिक लग गया। या तो ट्रैफिक नटराज चौक पर लगेगा या ट्रैफिक जब आप देहरादून एंटर कर रहे होंगे तब लगेगा। जो एक हाथियों का कॉरिडोर है, जो पहले ही 3 पानी कॉरिडोर और कांसरो बड़कोट कॉरिडोर की वजह से इतना जो है बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, उसको हम अब और क्षतिग्रस्त करना चाह रहे हैं। और आप देखिए 2 लेन जब 4 लेन होती है तो आप देखेंगे कि उनको क्रॉस करना उतना मुश्किल हो जाता है। आज ही मैं आपके शो में आने से पहले एक वीडियो देख रहा था, लच्छीवाला में हाथी आ धमका, उस टोल में, वो एक हाथी का कॉरिडोर है। नेपाली फार्म में क्यों इतने हाथी दिखते हैं? क्योंकि वो 3 पानी कॉरिडोर के बहुत पास है। तो देखिए हाथी तो मोगली में हम पढ़ते थे कि हाथी चलता है तब जो है वो शेर खान और सारे छोटे बड़े जानवर, क्योंकि वो जंगल काटते हुए चलता है। उनका अपना एक कॉरिडोर है जो राजा जी को कॉर्बेट से जोड़ता है और वो कॉर्बेट को भी नेपाल से जोड़ता है। उत्तराखंड जो है, और वो विचरण करते रहते हैं, उनका प्रजनन का ये पूरा क्षेत्र रहता है। आप सोचेंगे हाथियों के लिए उत्तराखंड आर द वेस्टर्न मोस्ट हैबिटेट इन एशिया में एशियाटिक एलिफेंट का उत्तराखंड से वेस्ट में कोई हैबिटेट नहीं है। और यहाँ से शुरू होकर वो म्यांमार, थाईलैंड तक भी जाते थे पुराने अकाउंट्स में। और ये ब्रह्म कॉरिडोर है एक उत्तराखंड और ये नेपाल के बीच में, इसके बीच में भी उनका एक पैसेज होता था। लेकिन उनको इन्हीं रोड चौड़ीकरण की वजह से कोई जगह नहीं मिल रही है। एक चीज जो अभी पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत जी हैं, वो कहते हैं कि साहब मुझे तो क्लीन चिट मिल गई है पाखरो वाले मामले में, बिकॉज आप उस केस से जुड़े हुए हैं। आप थोड़ा इसमें अपनी बात बता सकते हैं कि अभी इसका स्टेटस क्या है? देखिए पाखरो में क्लीन चिट का तो कोई सवाल ही नहीं है किसी को। उनके विरुद्ध तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ टिप्पणियां करी हैं और वो भी ऑर्डर जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी तक रिवर्स नहीं किया है। एक अच्छी चीज़ वो कर रहे हैं कि वो आजकल सभी लोगों का नाम ले रहे हैं जो उनके साथ इसमें इन्वॉल्व रहे, जो भी चीज़ें रहीं, क्योंकि एक क्रिमिनल मैटर है तो नेचुरली वो दोषी है या नहीं वो तो एक क्रिमिनल कोर्ट ही तय करके बताएगी। लेकिन अभी का स्टेटस ये है कि सीबीआई ने जो सुनने में आया एक चार्जशीट सबमिट करी है कुछ लोगों के खिलाफ, जिनमें कुछ अधिकारी भी हैं, पूर्व अधिकारी भी हैं और शायद कुछ सर्विंग ऑफिसर्स भी हैं। और साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी अभी इस पूरे प्रकरण को डायरेक्टली मॉनिटर कर रहा है। तो ये तो इनका अभी आज का स्टेटस है। तो जस्ट इसको समअप करते हुए कि हम लोग ये कहते हैं कि विकास सतत होना चाहिए। अगर 2 लेन को तब भी उनको 4 लेन करना है, उसके ऊपर से भी बना सकते हैं। वो कॉरिडोर मेंटेन रखें ताकि उनके आने जाने को दिक्कत ना। मतलब हम ये कह रहे थे, जैसे एक बहुत एक नज़ीर है जो सुप्रीम कोर्ट की भी है, केवल एलिफेंट और एलिफेंट कॉरिडोर्स पे हम लोग का कोर्ट में ये नहीं कह रहा था। जैसे एक एंटी डेवलपमेंट का टैग लग जाता है ना, वो एंटी डेवलपमेंट का टैग सही नहीं है। हम ये नहीं कह रहे आप मत बनाओ या हटाई दो, हम कह रहे हैं अगर आपको बनाना है तो वो भी किस तरह से बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि वो हाथी का कॉरिडोर है। आप हाथी को नहीं बोल सकते कि तू अपना अंडरपास यूज कर, बट आप इंसान को बोल सकते हो ना कि तू ये 3-4 किलोमीटर का फ्लाईओवर यूज कर, राइट? तो आप और उस जजमेंट में बोले कि केवल हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट नहीं करना है, हाथी को भी फ्लाईओवर में चढ़वा देंगे। हाँ, चढ़वा रहे हैं, नेपाली फार्म में चढ़वा रहे हैं। और सेम फॉर ये कॉर्बेट वाला, वो आप क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में नहीं घुस सकते और घुसना भी नहीं चाहिए। या सेम जैसे हम जोशीमठ की बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि उत्तराखंड के लिए इको टूरिज्म करो, लेकिन आप ग्लेशियर्स में मत घुस जाओ। उसमें ग्लेशियर पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो। और जो आपने कैपेसिटी की बात करी, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी। अब तो कम से कम 2 तरह की कैपेसिटी, एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ह्यूमंस की, अभी आप डिजास्टर से कैसे नेविगेट करोगे, दूसरा कैपेसिटी उस जगह की कैसी है। जब ये आपको साउथ अमेरिका का एग्जांपल दे रहे थे या इवन सिक्किम का एग्जांपल दे रहे थे, जब मैं सिक्किम में एक केस के लिए गई थी तो मैंने देखा कि जब हम ऊपर जाते हैं ग्लेशियर जो बिल्कुल इंडिया और चाइना के बॉर्डर के पास आता है, तो वो कैपेसिटी के हिसाब से गाड़ी ऊपर भेज रहा है। और जितने उसके बाद जब तक वो नीचे नहीं आ जा रही कोई गाड़ी ऊपर नहीं जा रही। जापान की फुकुशिमा की बात करूं कि जब वहां डिजास्टर आया था, न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया था, वो उसके 1 साल बाद मैं एग्जैक्ट उसी जगह पे गया था। तो 1 साल में उन्होंने पूरा रीबिल्ड कर दिया था, रिहैबिलिटेट कर दिया था और वहां ऐसा लग ही नहीं रहा था। एंड यू नो वहां पर अगर वो मान के चलते हैं 8 और 9 के रेक्टर स्केल का भूकंप भी आएगा, उन्होंने उस तरह से अपने घर बनाए। मैंने अपने प्रोग्राम में भी वो सब दिखाया कि कैसे स्प्रिंग, कैसे लकड़ी के घर हैं और नीचे से स्प्रिंग दिए हैं, अगर आएगा तो झूलेगा फिर वापस अपनी जगह। वो तो हमें भी करना होगा, बिकॉज हमारे लिए भी केवल अभी तो हम क्लाउड बर्स्ट की बात कर रहे हैं, बट अर्थक्वेक भी एक ड्यू है बताते हैं। और अभी नैनीताल में फायर देखा होगा आपने, नैनीताल के उस घर में, और हम देख रहे थे हेरिटेज हाउस। तो आप देखिए कि हमारे वहाँ फायर कितने घरों में, कितने बिल्डिंग्स में फायर एस्केप रूट है। पूरा देहरादून को देख लीजिए, MDDA के बायलॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, क्या वो हैं?
और पहाड़ों में देख लीजिए, किसी भी पहाड़ों में तो मतलब हमारे पहाड़ी में कहते हैं ना, आप 4 कंधे में एक व्यक्ति को शमशान नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इतने नैरो हैं रास्ते। मैंने कई पहाड़ों में देखा है ऐसा करके। बट अब एक और स्निग्धा का एक बड़ा केस में देख रहा था कि एसिड अटैक पीड़ित महिला, और अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा स्निग्धा ने दिलवाया, दैट इज 35 लाख रुपीस और मेडिकल ट्रीटमेंट। जरा ये बताइए ना, केस क्या था? देखिए, जो इस केस में पिटिशनर हैं वो खुद एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, उनका नाम गुलनाज है, और वो बिल्कुल हम दोनों हम उम्र हैं, मतलब हम दोनों एग्जैक्टली सेम एज के हैं। तो जब मुझे वो पिटिशनर मिले तो और ये एक ऐसा केस है जिसमें मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपने कितना पैसा लिया। मैंने बोला मैंने खुद लगाया, क्योंकि ये एक ऐसा केस है। और वो मतलब मैं देख रही थी कि हम दो लड़कियां जो उत्तराखंड की डोमिसाइल लड़कियां हैं, और हम दोनों की जिंदगियां कितनी अलग हैं, क्योंकि उन पे एसिड डाल दिया जब वो 12th क्लास में थी। और उनका मैक्सिमम एसिड अटैक सर्वाइवर्स के केस पहले मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि उत्तराखंड में एसिड अटैक सर्वाइवर के केसेस, क्योंकि हमने यूपी में देखा, मैंने दिल्ली में काम किया, वहां देखा। एक कविता बिष्ट अभी रामनगर में रहती है, हमारी रानीखेत की उसके साथ भी नोएडा में उनके साथ भी हुआ। और आज देखो कितनों को ट्रेन कर रही है, मैं देख रहा हूँ। करेक्ट। और इतने ऐसे केसेस हैं, और केवल कविता बिष्ट और गुलनाज का ही केस नहीं है। जब मैंने इसमें आगे काम शुरू करा तो मेरे पास 10-15 सर्वाइवर्स की लिस्ट आज भी बनी हुई है जिनके साथ एसिड अटैक की घटना हुई। तो जब हमने ये केस डाला तो हमें बहुत प्रूफ करना मुश्किल था। जैसे सरकार की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम थी उस टाइम पे, जो 1,80,000 रुपीज देती थी हर एसिड अटैक पीड़िता को मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन वन टाइम। तो हमने वो चैलेंज किया, हमने बोला कि आपकी ये स्कीम जो लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जो लैंडमार्क केस है सुप्रीम कोर्ट का, ये तो उसके भी अगेंस्ट है, क्योंकि वो तो 3 लाख मिनिमम बोलता है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्कीम तो उसको भी कॉन्ट्रवेंशन कर रही है। तो तब जस्टिस धूलिया की कोर्ट थी, तो पूरा एक पॉलिसी बनी, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज करी। तो आज उसी स्कीम में हमारी जो एसिड अटैक पीड़िता है और हमारे जो सेक्सुअल अब्यूज़ और असॉल्ट के बच्चे हों या महिलाएं हों, उनके लिए 2020 में एक अमेंडमेंट लाया, उत्तराखंड की गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाई, जिसमें अब मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन 8 लाख 10 लाख भी मिलता है। लेकिन हमारी लड़ाई ज़्यादा की थी, और हमारा कहना था कि जब क्लियरली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि ओवर द काउंटर एसिड सेल नहीं होगा, बट सब जगह हो रहा है, सब जगह हो रहा है। और मतलब बिल्कुल आप अभी बाहर निकल जाएंगे, आप बोलेंगे हमें टॉयलेट साफ करने के लिए एसिड चाहिए, तो आपको एसिड मिल जाएगा। तो जब आप फेल हुए उसको इम्प्लीमेंट करने में कि सेल ना हो, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है, तो आप हमें पे करेंगे। तो हमारी मांग केवल कॉम्पनसेशन की नहीं थी। 35 लाख तो उन्होंने एक मुश्त दिया था, उससे पहले हमें 3,10,000 और मिला, तो हमने 38,10,000 हमें कॉम्पनसेशन मिला फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। उसके साथ साथ पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट उनका लाइफ लॉन्ग स्टेट करेगा। लेकिन हम लोग बोल रहे, हमारा लड़ाई अभी भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए है कि उनको डिसेबिलिटी रिजर्वेशन मिला जाए, पेंशन मिले। गुलनाज का भी, अभी मेरे पास एक और केस है एसिड अटैक सर्वाइवर का, पौड़ी की है, वो गोदाम्बरी है उनका नाम। वो गांव के ऐसे परिवेश से आती हैं कि उनके पास फ़ोन भी नहीं था, और मुझे याद है मैं अपने ऑफिस में अंदर के कमरे में ले जाके उनकी फ़ोटो ले रही थी कि हम मतलब ऐसे फ़ोटो कि हम दिखा सके उनको बर्न इंजरीज कितनी है। गुलनाज का एक कान नहीं चलता, गोदाम्बरी की भी, इनकी बहुत सर्जरीज होती हैं। इनकी लोग सोचते हैं कॉस्मेटिक, करेक्टिव सर्जरी, आपका हाथ चिपक गया तो उसको खोलने के लिए आपको करेक्टिव सर्जरी लगेगा, और उत्तराखंड में लाइफ लॉन्ग आपको उस ट्रॉमा के साथ जीना है। तो हमारा आर्ग्यूमेंट था इस केस में कि मेरी डिग्निटी का गया, मुझसे कौन शादी करेगा। मतलब मैं एक महिला जो अपने लिए एक आगे फैमिली देख सकती थी, मैं कहाँ देखूंगी, कौन शादी करेगा एक ऐसे अटैक सर्वाइवर से। तो वो भी तो उसका राइट है ना। तो हमने जब उस डिग्निटी पे आर्ग्यूमेंट करा तो हमारा कॉम्पनसेशन का अमाउंट काफ़ी बड़ा। और उसी हाल ही भी जब ये इसकी फाइनल बहस हो रही थी, तो दिल्ली में भी एक बच्ची के साथ एसिड अटैक की घटना हो गई थी, जिसके पापा उसको छोड़ने जाने वाले थे, तो हमने उसका भी रेफरेंस दिया कि ये हाल है। देखता एक और हमारे यहाँ है, एक है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, एक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके नज़र में ये पॉइंट है कि अगर गवर्नमेंट बहुत एक्शन में नहीं है तो एटलीस्ट कोर्ट इंटरवीन करके पुलिस को, प्रशासन को बोले भाई हमारी बेटियां जा कहाँ रही हैं, और कम से कम पहाड़ों से इस तरह की बहुत बातें आ रही हैं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। हमारे पास कोर्ट में एक पर्टिकुलर रेट होती है हैबेस कॉर्पस की, तो जिसको भी लगता है कि उसका मतलब बच्चा या उसकी बेटी कहीं चले गई, आप नहीं ट्रेस कर पा रहे हो, और पुलिस आपकी FIRs या कंप्लेंट्स नहीं ले रही है, क्योंकि एक पुलिस प्रणाली हमने
इतने साल मैंने काम करते हुए देखी कि सीधे रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेन नहीं होता है। आप दे के चले जाते हो, मैक्सिमम आपको एक रिसीविंग मिलती है, बट FIR नंबर आने में टाइम लग जाता है, अनलेस थोड़ा प्रेशर बिल्डिंग हो या लोग आके खड़े हो जाएं कि ये लड़की। आपने अंकिता भंडारी का पूरा वो डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ने बोला 0 FIR। करेक्ट डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट का 0 FIR, देयर इज अ प्रॉब्लम, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR नहीं होता है। तो उस केस में आप अपने वो सब पत्र लेके सीधे हाई कोर्ट आइए कि मेरे बच्चे को लाइए, और हाई कोर्ट पुलिस को बुलाता है कि ये प्रोड्यूस दिस बॉडी इन कोर्ट। तो वो एक हमारे पास स्पेसिफिक रिट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिट है, जो आप हर कोई मतलब तो कोर्ट इंटरवीन करके और कई मामलों में वो प्रोटेक्शन भी देती है और मंगाती भी है। ओके अभी जी एक और मेरी बात में समझ में आता है कि आपको तो कोई गवर्नमेंट हायर ही नहीं करेगी, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हायर ही नहीं करेगा आप दोनों को, बिकॉज आप ज्यादातर केसेस गवर्नमेंट के खिलाफ उनके डिपार्टमेंट के खिलाफ लगते हो, तो आपने तो अपने लिए खुद ही नुकसान चुना हुआ है। रमेश जी अगर ये सही होता तो मैं आपसे एग्री करता, पर मैं आपको अच्छा बताता कर रहे डिपार्टमेंट के लोग जी जी बहुत बल्कि अच्छा है। आप देखेंगे कि हमें मतलब मैंने विशेष अधिवक्ता के रूप में जो है उत्तराखंड सिंचाई विभाग, उत्तराखंड में जो आपके कई संस्थान होते हैं, विमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सीमांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिथौरागढ़, ये राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, और एक पर्टिकुलर केस के लिए उत्तराखंड वन विभाग ने भी अच्छा जी वन विभाग से भी दोस्ती है आपकी? हाँ जी हुई, भली दोस्ती हुई और फिर निकाल भी दिया लेकिन मतलब ऐसा होता है कि हमने एक चीज देखी कि क्योंकि हम व्यवहारिक हैं और ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार में बैठे किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई है, किसी से नहीं है, सिस्टम को सुधार की तो बिल्कुल लड़ाई है और ये जारी रहेगी और वो जारी रहेगी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं जिन सरकारी पैनलों में कुछ समय के लिए आया हूँ, आज के दिन में तो मुझे नहीं लगता आप किसी सरकारी पैनल में होंगे। आज की डेट में भी मैं कुछ सरकारी पैनलों में हूँ, लेकिन जैसे मैं जिनमें आया हमने उनके मुकदमे कम किए, तो बाद में उन्होंने यही कहा कि अब आपने मुकदमे ही कम कर दिए तो अब आप चले जाएं तो हमें लगा कि मतलब वो रिजॉल्व हुए। सबसे ज्यादा लिटिगेशन तो सरकार के खिलाफ ही होती है। तो ऐसे किसी से व्यक्तिगत कोई बैर नहीं होता, ना किसी अधिकारी से होना भी नहीं चाहिए। सी आप प्रोफेशनलिज्म में जो आपके दिल को अच्छा लग रहा है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा, आप उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। और जैसे क्लाइंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं, हम नेचुरली उनके लिए भी पैरवी कर रहे हैं। और ओवरऑल ना रमेश जी उसका कारण ये है कि नहीं होता है कुछ व्यक्तिगत, क्योंकि स्निग्धा ने जो गुलनाज की कहानी सुनाई उसका हैप्पी एंडिंग ये था कि गुलनाज की शादी हुई, आज गुलनाज एक अच्छी डिग्निफाइड लाइफ जी रही है। मतलब बहुत कम ऐसे अटैक सर्वाइवर्स हैं जिनकी शादी हुई। कहते हैं ना संतोषम परम सुखम। हाँ, बिल्कुल सही कहा, संतोषम परम सुखम ही फीलिंग जो होती है जब सीता जी भी जीत कर आई, तो लगता है अच्छा ना कि कोई एक पर्सन। बट जब आप सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे थे और वो वीडियो मैंने देखा ना, मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा सीरियसली, बिकॉज मैंने कवर किया, बिकॉज मैं जब लोकसभा टीवी में था तब सुप्रीम कोर्ट वगैरह हम जाते रहते थे, तो हमें अच्छा लगता है कोई अपना उत्तराखंडी, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी सेक्टर पे काम कर रहा हो, बट हमें भी एक इमेंस प्राउड फील होता है कि मेरे स्टेट से है करके। और देखिए उत्तराखंड के मैं युवाओं को भी ना रमेश जी यही कहना चाहेंगे हम लोग कि उत्तराखंड से बाहर बहुत युवा जा रहा है, वो वापस भी आए, यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत है। बिल्कुल, और शायद इतनी है कि बाहर नहीं होंगी, और आप अपनी इन सुंदर वादियों में भी रहेंगे, अच्छा खाना भी खाएंगे, अपने परिवार के भी पास रहेंगे और अपना काम भी करेंगे। हमें ज़रूरत नहीं है आज कि हम भागकर ही बाहर जाएं, देहरादून में या हल्द्वानी में ही जाएं, हम अपनी अपनी जगहों पर भी रहकर। बहुत सारे लोग कहते हैं ना उत्तराखंड को क्या मिला, बट उत्तराखंड बहुत बदला है साहब फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स। आज के दिन अगर देखें, अगर आप डेवलपमेंट भी देखें, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में है, सेकेंडरी में है, चाहे वो टर्शरी सेक्टर में, बहुत बदलाव आया है। बिल्कुल, हम ये बहस तो कर सकते हैं कि 25 साल में हमें जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचे, बट ये नहीं कह सकते कि बदलाव कुछ नहीं हुआ है। जिसके पास साइकिल नहीं थी आज वो गाड़ी में घूम रहा, क्या ये बदलाव नहीं? इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम लोगों की आजीविका बदली है, क्या ये बदलाव नहीं है? इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, चाहे वो रेल है, रोड है, रोपवे है, या आपका फ्लाइट की हमारी जो कैपेसिटी है, कितना बड़ा हमारे यहाँ पर आना जाना हो गया अभी देहरादून का, आप देख लीजिए। और कॉन्शियसनेस में भी तो बदलाव है। हम ये सवाल उठा रहे हैं, पहले भी कोई उठा सकता था, उत्तरकाशी में भी भूकंप आया था, चमोली में भी भूकंप आया था 90 के दशक में, लेकिन अब ये सारे सवाल उठाने वाले यंगस्टर्स भी हैं, और आप देखेंगे कि इससे फायदा ही होगा जब हम सरकार की ट्रांसफर पोस्टिंग्स को क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप अपने नॉर्म्स नहीं फॉलो करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? उससे ताकि वो नॉर्म्स फॉलो करें, ताकि पारदर्शिता आए गवर्नेंस में। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे देखना होता है रमेश जी कि हम लोग भी एक सिस्टम का अंग ही हैं, और हम सब सिस्टम का सुधार ही चाहते हैं। बट आपको लगता है कि ये ओवर इंटरवेंशन भी है? अब गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट की पावर है ना, वो किसको कहाँ ट्रांसफर करे।
करेक्ट। गवर्नमेंट की पास है कि कौन सी पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट करे। भाई लेजिस्लेचर के अपने अधिकार हैं, जुडिशरी के अपने अधिकार हैं, एग्जीक्यूटिव के अपने अधिकार हैं, बट वो कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा वाली बात, कम से कम मैं देख रहा हूँ कि स्टेट स्पेसिफिक तो मैं देखता हूँ कि बहुत बार देखने को मिलती है। इसलिए है कि गवर्नमेंट ही खुद तय करती है। मैं एक बार फिर आपसे शेयर करूंगा कि जो कानून हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो गवर्नमेंट नहीं ले डाउन करें, कोर्ट्स ने भी नहीं करें, गवर्नमेंट नहीं करें। टीएसआर सुब्रमण्यम के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ले डाउन करा कि जो हमारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, इनको अक्सर पॉलिटिकल प्रेशर में मंत्री जी जहां चाहे यहाँ फेंक देते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आईएफएस काडर में, खासकर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस काडर में 2014 में वो अमेंडमेंट्स लाए और उन्होंने कहा कि भाई मिनिमम टेन्योर प्रोटेक्शन होगा। टीएसआर सुब्रमण्यम कैबिनेट सेक्रेटरी जो जी, वही गए सुप्रीम कोर्ट में। मजे की बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो मेरे प्रोग्राम में आते रहते थे। अच्छा। उनकी जो स्टार्टिंग हुई वो रानीखेत से हुई एज ए एसडीएम। दिस आई डिड नॉट नो। बिल्कुल, और उन्होंने ही मुझे ये बताई थी। उन्हीं का वो न्याय निर्णय उनका अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो एक बहुत शानदार अधिकारी रहे। तो सोचिए वो सुप्रीम कोर्ट गए इसके लिए। वो अधिकारी जो सिस्टम का पार्ट था, जो सिस्टम था। अब वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया ना, मोइली साहब बैठे, उसके चेयर किया, उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी। अब यहाँ तो अब देखिए पुलिस रिफॉर्म हमारे यहाँ कब से शुरू हुआ, आज तक चल रहा है। वो नेशनल पुलिस कमीशन से शुरू हुआ, कितनी कमेटियां बन गई हैं। 2006 में प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तब जाके बहुत बार बार जब सुप्रीम कोर्ट ने दबाव दिया तब थोड़ी बहुत बदलाव किए गए, जिसको हम कहते हैं कि साहब पुलिस रिफॉर्म हुआ है। तभी तो देखिए मिनिमम टेन्योर्स तो गवर्नमेंट नहीं स्पेसिफाई करे ना। जब अब खुद गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है और खुद ही उसको वायलेट करने आप अधिकारी को फुटबॉल मत बनाइए, कहने का मतलब ये नहीं, आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो आप ही के एस्टेब्लिश रूल्स हैं, हाँ, उसको फॉलो करिए। और जब आप वो नहीं मानते तब लोग कोच जाते हैं। टेंडर्स में भी आपने बहुत बड़ा रोल निभाया, वो थोड़ा स्टोरी बताइए ना, क्या हुआ था। देखिए, मैंने धीरे धीरे जब मैंने उत्तराखंड में काम करना शुरू करा, मैंने देखा कि टेंडर की प्रोसेस में, और ये सबको पता होता है, बहुत करप्शन है। कोई ओपनली उसके बारे में नहीं बोलता, बट कमीशन सेट होते हैं, टेंडर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब जो टेंडर पब्लिकेशन में एक फेयर प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी से ओपनली होना चाहिए, वो टेंडर आप डिस्ट्रीब्यूट करें। तो वैसे ही एक मामला लेके अभी हम उत्तराखंड हाईकोर्ट में गए हैं, जो एक यशपाल जी हैं, काफ़ी एक्टिवली वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक टेंडर का पूरा एक प्रक्रिया हमें निकाली, और हमने आरटीआई जब देखी तो हम बहुत शॉक थे कि हर 3 लोगों में मतलब टेंडर रोटेट हो रहा है और किसी भी न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन नहीं है, जो कि मैंडेटरी है, जो कि मैंडेटरी है आपके रूल्स के अनुसार। बट आपने कैसे नहीं करा पब्लिकेशन? क्योंकि आपने लूप होल ढूंढने की कोशिश करी। आपने बोला जो उत्तराखंड का प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं उसके हिसाब से अगर इतने से ऊपर का टेंडर होगा तो 2 न्यूज़पेपर, इतने से नीचे होगा तो 1 न्यूज़पेपर, बट हम अमाउंट बहुत छोटा कर देते हैं। तो फिर ये रूल लागू नहीं होगा? हाँ नहीं, बट वो अभी भी होता है। हमारा ये कहना है कि वो रूल लागू होता है, आपको मिनिमम 1 में तो करना चाहिए था, और हम उसको रोटेट, 1 में भी नहीं किया। हाँ, हम उसको रोटेट कर देंगे, और फिर उनका जो डिजास्टर फंड जो होता है ना, वो डिजास्टर एक्ट लागू होता है तब तो। मैंने तो ये भी सुना है, कोई बड़ा अधिकारी किसी छोटे अधिकारी से खुन्नस खाता है तो वो इंतजार करता है कि डिजास्टर एक्ट लागू और मैं इसे तत्काल भगाऊं, बिकॉज उस समय कोई चैलेंज नहीं कर सकता ना। तो बेसिकली जो सेकंड चीज उन्होंने इंपॉर्टेंट बोली, एक ये एस्केप, दूसरा कि आपने बोला आपदा थी। तो जब कोई आपदा होगी तो उसका नोटिफिकेशन होगा, जो डीएम निकालेंगे अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, वो कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और आपने मतलब वो 100 टेंडर ऐसे आपने बांट दिए हैं, मतलब कुछ लोगों में, और एक किसी ने कंप्लेन भी करी थी सीएम हेल्पलाइन नंबर पे, फिर उसके बाद उसने आरटीआई लगाई और उसको कुछ दिन बाद चुप कराने के लिए उसको भी एक टेंडर दे दिया गया, तो वो सब भी आरटीआई से बाहर आ गया। तो हमको आरटीआई एक बहुत स्ट्रांग, मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग टूल है, और वो सब हमने चार्ट कोर्ट में डाले हैं और उसमें हम स्टे एंजॉय करें। और उसका जो लास्ट ऑर्डर है वो काफ़ी अच्छा है। उन्होंने बोला कि जिस अधिकारी ने ये टेंडर इशू किया है वो अपनी जेब से पैसा दे, और अगर ये पिटिशन अलाउ होती है तो सरकार उसको पैसा दे देगी, नहीं होती है तो वो अधिकारी जेब से पैसा देगा। संक्षेप में गैरसैंण को लेके आप दोनों का क्या रुख है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने सीखा, जितना मैंने देखा, और ये हम लोग बोलते हैं और ये क्लीशे बोलना नहीं है, बट उत्तराखंड जब राज्य बना था और जब यूपी से अलग हुआ था, वो क्यों हुआ था? क्योंकि पहाड़ी राज्यों का किस तरह का डेवलपमेंट होगा या वहाँ की क्या ज़रूरतें हैं वो नहीं पता थी। मतलब वो नहीं पता थी ना, वो यूपी से मेट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि यूपी या हमारे आसपास के सारे राज्य, उनका डेवलपमेंट का मॉडल हमसे अलग होगा, और हमारा कल्चर, हमारी भाषा, उसमें भी एक अंतर है। मतलब जिसको हम आज भी हम बोलते हैं ना, कुमाऊनी भाषा को प्रिजर्व करना है, गढ़वाली भाषा, जौनसारी भाषा, या हमारा कल्चर कॉन्जर्वेशन, प्रिजर्वेशन, हम अपनी भाषा भूल रहे हैं, हम अपने गीत संगीत वो सब भूल रहे हैं। तो इस पूरे सोच से, इस पूरी अवधारणा से उत्तराखंड राज्य बना।
अब उत्तराखंड राज्य जो एक पहाड़ी राज्य, मतलब पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो मेन आया था, उसकी कैपिटल आज देहरादून में है, जिसको आपने बर्बाद कर दिया है। कैपिटल नहीं है, अस्थायी कैपिटल है, और जिसको आपने बर्बाद कर दिया है। मतलब अभी जो मेरा गैरसैंण को लेके बहुत डिस्कशन होता है आपस में भी, कि वो कहते हैं कि जहाँ मतलब ले जाना है ले अभी जा लो। आपके जस्टिस साहब ने भी बोला ना, हाँ बहुत वायरल हुआ हाँ जी उनका। तो देखिए मेरा ये मानना है कि जब एक पहाड़ी राज्य, अगर पहाड़ में कैपिटल होगी तो पहाड़ का दर्द समझा जाएगा। आज उत्तराखंड में का हाईकोर्ट नैनीताल में है, तो वहाँ पे जब जजेस भी रह रहे हैं या वहाँ की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन भी रह रहा है, उनको दिख रहा है कि पहाड़ का दर्द क्या है। मैं दिल्ली में बैठ के पहाड़ का दर्द नहीं समझ सकती कि मेरे प्राइमरी हेल्थ केयर जो सेंटर है वहाँ पे दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आशा नहीं आ रही है, या मैं कम्युनिटी हेल्थ केयर सिस्टम का नहीं समझ सकती। मुझे पहाड़ का विकास पहाड़ से ही करना पड़ेगा। तो गैरसैंण ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। दूसरी चीज़, अब गैरसैंण ऐसा नहीं कर देना है जैसा हमने आज देहरादून को किया, जहाँ पे हम नदियाँ पूरी ख़त्म कर चुके हैं, जहाँ पे हम दिल्ली के मॉडल का डेवलपमेंट यहाँ चाह रहे हैं, जहाँ हर दूसरी जगह पे हमें पब दिख रहे हैं, हर आए दिन रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। बट क्योंकि गैरसैंण भी एक पहाड़ी जगह है, चमोली बहुत ही सेंसिटिव पहाड़ है, तो उसके जो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आपको वो भी समझने और उनको डील करते हुए वहाँ पे एक तरह से कैपिटल बननी चाहिए। और तभी तो पहाड़ के लोग पहाड़ में आएंगे ना। अगर अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट ट्रांसफर होने की बात हो रही थी कि उत्तराखंड हाईकोर्ट जब इससे पहले वाले चीफ जस्टिस थी मैम, तो उन्होंने बोला कि हाँ हाईकोर्ट हरिद्वार एक्सप्लोर करो, इधर एक्सप्लोर करो। तो जो उतना पूरा वहाँ का जो पिथौरागढ़ का बच्चा है, जो मुंशारी से आ रहा है, जो उत्तराखंड हाईकोर्ट में काम कर रहा है, भले वो मुंशी है, भले वो कुछ भी है, वो सारे लोग क्या देहरादून हरिद्वार काम करने आ पाएंगे? और फिर आपने वहाँ से एक पूरा माइग्रेशन इधर को नहीं कर दिया। तो माइग्रेशन भी तो उत्तराखंड का एक मुद्दा है। तो अगर आपको माइग्रेशन, आप चाहते हो कि आपके गांव घोस्ट विलेज ना बन जाएं, या तो हम चाहें कि घोस्ट विलेज बन जाए और अल्टीमेटली हम उसको किसी रिजॉर्ट अंदर घुस जाए जो बनाए और हमारा आदमी वहाँ काम करे, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो घोस्ट विलेज ना बन जाए, तो एम्प्लॉयमेंट, आप जब कोई एक संस्थान वहाँ जाएगा तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी तो होगा ना। जो अंकिता हत्याकांड हुआ था उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई थी, कितने मशरूम की तरह इलीगल तरह से रिजॉर्ट चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आई थिंक इन सब से हमें सबक सीखना चाहिए और कानून को, जो कानून है उसको अपना पालन करना चाहिए। भाई हम इलीगल एक्टिविटीज को देवभूमि में कम से कम नहीं चलने जाएंगे, वो किसी भी लेवल में हो। अभिजय, आपका रुख क्या है? देखिए, मैं मानता हूं कि गैरसैंण में राजधानी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं क्योंकि स्निग्धा चाहती इसलिए? मेरे कारण अलग है। अच्छा, प्लीज बताइए। मेरे कारण थोड़े से अलग हैं, काफ़ी तो उनसे सहमत ही हूँ मैं, पर थोड़े कारण अलग हैं। वो इसलिए भी हैं क्योंकि देखिए गैरसैंण ज्योग्राफिकली भी उत्तराखंड के सेंटर में है, गढ़वाल और कुमाऊँ के भी बिल्कुल पास में है। और टोटली एग्रीड कि गैरसैंण से ही अगर ये बोल्ड चॉइस उत्तराखंड 2000 में ही ले लेता तो शायद हमारा प्रदेश आज बेहतर होता, और बेहतर होता, जितना अभी है उससे भी और बेहतर होता। लेकिन मैं वर्तमान के ये जो सैर सपाटा राजधानी उसको बनाया हुआ है विधायकों ने कि वो 3 दिन उठ के वहाँ चले जाते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं इसके बहुत खिलाफ। यू आर वेस्टिंग हार्डकोर पब्लिक मनी, बिल्कुल, है ना। बिकॉज यहाँ जो आपका 5 लाख में हो जाएगा वहां आपका 50 लाख में होगा, तो आप क्यों पैसा खर्च करें? आप यहीं करिए ना जब आपको वहां रहना। और रमेश जी, उत्तराखंड की सुपर गवर्नमेंट यहाँ के नेता नहीं है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है। हर कोई जानता है, हर कोई जानता है कि जो ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उत्तराखंड चला रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स और इवन कांग्रेस बीजेपी। व्हेन आर दे शिफ्टिंग? These are the people who have been DMs of all the districts of Uttarakhand. They have served all these hill districts. They should also be given the task of then going there, conducting these assessments. उनको वहाँ पर खुद भी सरकार के तंत्र को भी वहाँ जाना चाहिए, केवल उस मुखौटे को नहीं जिसको लोग कभी कभी बदल कर चुन क्योंकि सरकार को तो 5 साल में अपना एग्जाम देना है ना जी, उनको भी तो अकाउंट, ये तो एक एग्जाम देकर आ गए हैं और ये अब सिस्टम है और यही सिस्टम है। तो इन लोगों का वहां जाना बहुत जरूरी है। ये जाएंगे, इनके बच्चे भी जाएंगे, बिल्कुल ये भी वहां पर अच्छे स्कूल्स एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। एंड यस, सर्टेनली दिस शुड बी डन इमीडिएटली। हम वेट किस चीज का कर रहे हैं? और एक ऑलरेडी यू हैव इन्वेस्टेड मोर देन 1000 करोड़ देयर। आपने बना तो दिया, पूरा भवन बना दिया, इतना पैसा खर्च कर दिया। और देहरादून के साथ जो हुआ, जो इन्होंने हिंट किया, देखिए रिस्पना, बिंदाल, हमारे गाढ़ गदेरे, यहाँ का तापमान, जो हमारा कई बार डिफरेंस होता है जब राजधानी के मुद्दे पर बात होती है, तो मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि कहीं ना कहीं देहरादून ने पूरे उत्तराखंड का ये एक दंश झेला है राजधानी बनके कि हम आओ सबसे ज़्यादा नाश यहीं पे हो। पर
शायद ये सही कहती है कि ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड वहाँ भेज रहे हैं, फिर यहाँ पर बैठकर सोच ही ऐसी हो रही है। शायद गैरसैंण में बैठेंगे, जब थोड़े से वो ज़्यादा टर्न खुद दिखेंगे उन्हें पहाड़ में, तो वो थोड़ा सेंसिटिवली एक्ट कर पाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप अपने कैंप ऑफिसेज आप देख रहे हो, ऑफिसर्स के नीचे हैं। मतलब कैंप ऑफिसेज आपको पता होगा ना कि वो आज डीएम अपने कैंप ऑफिस में यहाँ बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? एक गांव का आदमी आ रहा है आपके कार्यालय में जो कि मतलब जो मे बी से नैनीताल में है, तल्लीताल में है या अल्मोड़ा में, और आप अपने कैंप ऑफिस में नीचे कहीं देहरादून में कहीं उसमें बैठे हो। क्या मतलब है इन कैंप ऑफिसेस का? तो जब आप पहाड़ में रहना ही नहीं, आपको पता चल रहा है कि पहाड़ की लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। हम लोग भी तो नैनीताल में रह रहे हैं इतने सालों से। मैं तो पहले वैसे अल्मोड़ा में रही हूँ, तो मेरे लिए पहाड़ की लाइफ ईजी थी, बट नैनीताल में कुछ और चैलेंजेस हैं। नैनीताल में बारिश है, नैनीताल का पहाड़ कच्चा है, नैनीताल में टूरिज्म है। टूरिज्म वहाँ के लोकल्स को कैसे इम्पैक्ट करता है? तो जब तक आप रहोगे नहीं, प्रॉब्लम खुद झेलोगे नहीं, सॉल्यूशन कैसे आएगा? और आप फिर कैसे पॉलिसी बनाओगे? भले आप सरकार में हो, भले आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आप नहीं काम कर पाएंगे ना। तो गैरसैंण जरूरी है। बिल्कुल, यू कैन चेंज द सिस्टम व्हेन यू विल बी इन द सिस्टम। यस, एंड व्हेन यू विल फील द पेन। एग्जैक्टली। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, और मेरी बहुत शुभकामनाएं भी हैं अभिजय, स्निग्धा, आप दोनों को। और मैं तो ये चाहता हूँ कि उन लोगों की आप वॉइसेस बने जिनके पास बहुत संसाधन नहीं है, लेकिन जो सत्य के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, भारतवर्ष को ही मैं कहूँगा बहुत ज़रूरत है। आप दो ये काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत धन्यवाद। बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके। थैंक यू रमेश जी कि आपने अवसर दिया। थैंक यू सो मच। जब भी आपको कभी भी लगे, बिकॉज हम चाहते कोई इस तरह का मामला आए, तो आप हमेशा हमारे यहाँ आ सकते हैं। और आप इस रिसर्च के साथ करते हैं, इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाते हैं, तो अच्छा भी लगता है, खुल के बात हो पाती है। और आपका ये चैनल बहुत मतलब बहुत ज़रूरी, उत्तराखंड को ज़रूरत है। यूथ वॉच करता है आपको, व्हिच इज अ वेरी गुड। उसका ज़रूरी है, बिकॉज मुझे लगता है ना, माइग्रेशन में उन लोगों को आ जाना चाहिए। सपोज लोग मुझसे कहेंगे, बिकॉज मेरे पास ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ, अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं है, नेचुरली मुझे दे, लेकिन जो 15, 20, 30 हज़ार, 50 हज़ार की नौकरियां, वो उनको सोचना चाहिए कि मैं यहाँ पर उस अपॉर्चुनिटी को कैसे क्रिएट करूँ। वो मुझे बहुत ज़रूरी लगता है। और हम यहीं देहरादून में बैठे हैं सर, आप यहीं हैं। हाँ, हम लोग तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये डिस्कस कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो पॉडकास्ट में अभिजय और स्निग्धा से आज हमने कानून से जुड़ी कई बातें की, साथ ही साथ सोशल एस्पेक्ट की बातें की। आपको बुलाने के पीछे, जैसा कि मैंने कहा ना, आप अपने पेशे से इंसाफ कर रहे हैं, आप उन लोगों की आवाज बन रहे हैं जिन लोगों की आवाज बननी चाहिए। आप समाज के मुद्दे उठा रहे हैं, आप पर्यावरण संरक्षण, जिसे कहते हैं ना, प्रकृति से ही हमारा जीवन है, अगर प्रकृति बचेगी तो हमारा अस्तित्व बचेगा, उन सब मुद्दों पे धारदार तरीके से कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। इसीलिए हमने आज पॉडकास्ट के मंच पे बुलाया। जाहिर है आपको ये अच्छा लगा होगा, और मैं अमूमन आपसे कहता हूं, अगर आपको किसी महानुभाव को आप चाहते हैं वो देवभूमि डायलॉग के मंच पे आए, वो किसी भी सेक्टर से हो, आप हमें जरूर उसका नाम सुझाएं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।